कंप्यूटर बाबा की जय। वीडियो नंबर 18 में आज हम बात करते हैं कंप्यूटर के बारे में सारी चीज़ों की। वीडियो नंबर 16 और 17 में हमने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की बात की थी, और सब मिला के ये अपने आप में एक पूरा कंप्यूटर कोर्स है। और हमने इसको 10 हिस्सों में बांटा है, और इसके नीचे जब आप जाएंगे डिस्क्रिप्शन जिसे कहते हैं वर्णन, उसमें हर खंड के हमने कुछ नोट्स भी दिए हैं, किन प्रश्नों के उत्तर हम देंगे वो भी हमने बताया है, और उनके लिंक भी दिए हैं। तो अगर आपको किसी एक चीज़ के बारे में ज़्यादा दोबारा जाना है तो उसी पर क्लिक करके आप उस जगह पहुंच सकते हैं। हमने कोशिश की है कि ढेर सारे प्रश्न जो कंप्यूटर के बारे में दिमाग में आते हैं उन सब के उत्तर हम आपको दे सकें। तो इस तरह ये वीडियो उन सब लोगों के लिए बहुत काम का होगा जो SSC और UPSC इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, सिविल सर्विस में जो कंप्यूटर का कोर्स कर रहे हैं, ऐसे माता पिता जो स्कूल के बच्चों को कंप्यूटर के बारे में बताना चाहते हैं, टीचर भी जो स्कूल के बच्चों को पढ़ाते हैं, आम लोग भी जो कंप्यूटर के बारे में ठीक से समझना चाहते हैं। और अगर आपके फिर भी कोई प्रश्न रह जाते हैं तो नीचे कमेंट करके आप हमसे पूछिएगा, हम उनके उत्तर देंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए, इससे पहले कि हम आज का वीडियो शुरू करें, हमने जो पिछले 2 वीडियो में जो बात की है उनको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। हमने ये बताया कि कंप्यूटर में जिन हिस्से पुर्जों को आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, उनको हार्डवेयर कहते हैं। उसमें एक तो होता है मेन हार्डवेयर। मेन जो हार्डवेयर होता है उसमें 4 चीज़ें हमने कही थी बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं। एक होता है प्रोसेसर, एक होता है स्टोरेज, एक होता है मेमोरी, और इन तीनों और बहुत सारे कनेक्शंस को जो जोड़े रखता है वो होता है मदरबोर्ड। हार्डवेयर में कुछ होता है इनपुट डिवाइस, जिससे कि डाटा और या इंस्ट्रक्शन अंदर डालते हैं। कुछ होता है आउटपुट डिवाइस, जिनसे कि बाहर आता है। फिर हमने सॉफ्टवेयर के बारे में बताया कि सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, डिवाइस सॉफ्टवेयर होता है, मेंटेनेंस के लिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। फिर हमने बताया कि एप्लीकेशन या ऐप जो होती हैं वो कंप्यूटर की भाषाओं में लिखी जाती हैं। ये भाषाएं निचले लेवल की जो होती हैं उनको कंप्यूटर ही समझ सकता है। जो ऊपर के लेवल होती हैं उसको प्रोग्रामर जो होते हैं, जो ऐप बनाते हैं, ये सब समझते हैं। और आम आदमी को कोई भाषा समझने की ज़रूरत नहीं होती, हमको तो जो ऐप या प्रोग्राम मिल जाता है हम उससे काम करते हैं। तो इससे आगे बात करते हैं आज के वीडियो में। इस वीडियो में आपको अंग्रेजी के कई शब्द मिलेंगे और कोई शॉर्ट फॉर्म मिलेंगे। अंग्रेजी में ऐसा होता है कि कोई चीज़ क्या करता है उसका लंबा लिख देते हैं, फिर उसका शॉर्ट बना देते हैं। ये और भाषाओं में कम होता है, तो लेकिन इनसे मुक्ति नहीं है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं केवल अपनी समझ बढ़ाने के लिए, तो इनको याद करने के चक्कर में मत पड़िए। लेकिन हाँ, अगर आप इसको इसलिए देख रहे हैं कि आपको समझने में मदद मिल रही है क्योंकि आपका कंप्यूटर कोर्स है, या आप सामान्य ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, तो आपको तो याद करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर हम 2 एक टिप देते हैं कि किसको रटने की ज़रूरत नहीं है, और ऐसे इनको याद करिए कि ये लंबे समय तक आपको याद रहें और आपकी समझ बढ़ती रहे। तो पहला तो इसका पूरा अर्थ समझ लीजिए। अगर CPU है तो उसका पूरा अर्थ है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि प्रोसेस करने का ऐसा इकाई है जो कि बिल्कुल मेन है, सेंट्रल है, सेंटर में है वो। तो ऐसे अगर आप उसका अर्थ समझ के करेंगे याद, तो याद रहेगा। दूसरा, इसका चित्र, हम तो बहुत चित्र देते हैं इसमें अपने वीडियो में, तो उसका चित्र के साथ उसको जोड़ने की कोशिश करिए। जैसे CPU है, किस तरह का दिखता है, भाई ये है CPU। चित्र से कई बार ऐसे मदद मिल जाती है। CPU सेंटर में लगा हुआ होता है पूरे मदरबोर्ड में, तो सेंट्रल है और लगा भी सेंटर में। कई बार आप चित्र अपने आप ही रफ कॉपी में बना सकते हैं। गलत होंगे तो होंगे, बाद में सही हो जाएंगे जब आपकी समझ बढ़ेगी। अब एक और तरीका है उपमा या रूपक का, एक चीज़ को दूसरे से जोड़ने का। जैसे आपको इंटरनेट क्या है, भाई वो सड़कों के जाल की तरह है जिसमें बस चलता है, ट्रक चलता है। आगे हमने, आप देखिएगा, CPU और मेमोरी कैसे काम करता है, इसके लिए एक महिला खाना बना रही है, तो उसका रूपक देके हमने उदाहरण दिया है। जब आपने उसको देख लिया तो आप भूलेंगे नहीं इसको कभी ज़िंदगी भर। तो इस तरह किसी और चीज़ के साथ जोड़ के अगर आप याद करेंगे तो आपको इनको एक एक शब्द करके रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अंत में अब इनको रटने के बदले ऐसा करिए, जैसे ये वीडियो आपने देख लिया, कुछ दिन बाद फिर देखिए, तो आपके दिमाग में जो पहले से जमा होगा वो और पक्का हो जाएगा और आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। 2-3 बार आपने देख लिया तो आप फिर कभी नहीं भूलेंगे ये चीज़ों को।
तो इसलिए रटिए नहीं, समझ के अंग्रेजी के या जो भी कंप्यूटर के जो टर्म्स हैं, जो कंसेप्ट हैं, उनको समझ के फिर अपने दिमाग में रखिए। इस सेक्शन में हम बात करेंगे डाटा की, और बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे, जैसे कि डाटा क्या होता है। ये 0 और 1 की भाषा में डाटा लिखे जाते हैं, जबकि हम जब गणना करते हैं वो 0 से 9 तक संख्याएं होती हैं। और फिर ये 32 बिट, 64 बिट क्या होता है, बिट और बाइट क्या होते हैं, इनको मापा किस तरह जाता है, और कंप्यूटर में डाटा स्टोर कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले इस बात पे आते हैं कि डाटा होता क्या है। डाटा वो सारी सूचनाएं, वो सारा इन्फॉर्मेशन जो हम कंप्यूटर को देते हैं और कंप्यूटर उसको स्टोर कर सकता है और उसको प्रोसेस कर सकता है, वो सब डाटा है। और हर एप्लीकेशन के लिए डाटा हो सकता है, एक ही सूचना जो आप देते हैं वो डाटा नहीं हो, क्योंकि सूचना आपने दे दी, अगर वो उसको पढ़ के उसको अपने पास रखना और उसमें प्रोसेस करना नहीं कर सकता, तो वो उस एप्लीकेशन के लिए वो डाटा नहीं होगा। जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं, तो जहाँ ये जा रहा है वो वीडियो की एप्लीकेशन है, तो उसके लिए तो ये इनपुट डाटा है। अगर मैं इसको उपयोग करना चाहूँ एक लिखने वाली चीज़ के लिए, जो MS वर्ड जैसे एक एप्लीकेशन है जिसमें कि हाथ से टाइप किया जाना है, तो उसके लिए ये फिजूल की सूचना है, ये डाटा नहीं है। देखिए, अब बात आती है 0 और 1 की। जब कंप्यूटर की अवधारणा शुरू हुई या ये हुआ कि मशीनों से भी गणना की जा सकती है, तो सबसे पहले तो एक के बाद एक घिर्रियाँ जोड़ी गई, तो उसको चलाते थे तो 1 हो गया, 2 बार चलाया 2 हुआ, और फिर वो आपस में घिर्रियाँ जोड़ जोड़ के, जैसे घड़ी के अंदर होता है ना, उस तरह जोड़ के वो उत्तर बताता था। तो बहुत कम गणना हो पाती थी, लेकिन ये बात थी कि मशीन को भी गणना करने के लिए काम में लाया जा सकता है। उसके बाद एक होती हैं वैक्यूम ट्यूब, छोटे छोटे बल्ब जैसे होते हैं, वो जलते बुझते हैं। तो उसके द्वारा कोशिश की गई, एक कंप्यूटर बना, लेकिन उसमें कोई ज़्यादा गणनाएं नहीं हो पाई। फिर ये खोज हुई कि एक सिलिकॉन एक ऐसा पदार्थ है जो न तो धातु है न अधातु है, लोहे की तरह भी नहीं है और कार्बन की तरह भी नहीं है, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी विशेषता है कि ये क्या करता है कि इसमें करोड़ों स्विच बन सकते हैं जो जल्दी बुझ और जल सकते हैं। तो इससे एक नई बात आई कि अगर हम हर स्विच का बंद करने को 0 और जलाने को 1 अगर मान लें, तो हम गणना कर सकते हैं। तो इस तरह कंप्यूटर की ये जो डिजिटल कंप्यूटर है, इसकी अवधारणा बनी और इसमें काम शुरू हुआ। यहाँ पर हम एक आपको दिलचस्प बात बताते हैं, बड़े गर्व करने की बात है भारतीयों के लिए, कि 0 का आविष्कार एक संख्या के रूप में भारत में हुआ। इधर जो ग्रीक और लैटिन लोग थे, या जो अरब वाले लोग थे, या उससे पहले जो भारतीय लोग भी थे, वो क्या करते थे, 1 के लिए 1 डंडा बनाया, 2 के लिए 2 बनाया, 3 के लिए 3 बनाया। अब जैसे इंग्लिश में जो रोमन तरीका होता है गणना का, उसमें 4 तक तो डंडे बनाते हैं, 5वें को भी लिख देते हैं, 10 लिखना होता है तो X लिख देते हैं। और ये तो सिक्के जैसे हो गए, आपने 15 करना है तो 10 और 5 के सिक्के मिलाए 15 हो गया। लेकिन इसमें गणना बहुत मुश्किल है। अगर आप मान लिए कि 5335 को 11552 से गुणा करना है, पहले दिन भर आपका लग जाएगा, आप गुणा नहीं कर पाएंगे। फिर जो आपने गुणा करके जो आपने लिखा होगा उसको पढ़ने वाले के लिए मुश्किल है। जब ये 0 की खोज हुई तो इसके बाद क्या हुआ कि संख्याओं के स्थान निर्धारित होने लगे। जैसे आप सोचिए कि एक खाना है, उसमें आप 1 से 9 तक लिख सकते हैं। अच्छा, अब आपको 10 करना हो, 10 एक ऐसी संख्या है जो 9 में 1 जोड़ के है। अब कैसे करेंगे? तो आपने दूसरा खाना बनाया, 1 को इधर खिसकाया और उधर खाली छोड़ दिया। अब खाली छोड़ने से परेशानी होती थी, तो जब 0 की जब खोज हुई तो यहाँ 0 लिख दिया। अब सारी समस्याएं हल हो गई। 99 से ऊपर करना है तो एक स्थान और बाहिनी तरफ को खिसका दीजिए। तो इस वाले सिस्टम को कहा गया डेसिमल सिस्टम या दशांक का तरीका, क्योंकि 1 से 9 तक और 0 10 अंकों से बनी हुई ये एक सिस्टम है। अब जो 0 और 1 का है, इसको कहते हैं बाइनरी सिस्टम। बाई का मतलब होता है 2, तो इसमें केवल 0 और 1 2 अंक है। अब 0 और 1 से देखिए कैसे आगे गणना होगी। इसमें आप चित्र देखिए, इसमें दिखा रखा है कि अगर आपके पास एक ही खाना होगा तो बस आप 0 और 1 ही लिख पाएंगे। अब आपको 2 लिखना है तो कैसे लिखेंगे? तो आपको 1 को बाईं तरफ खिसकाना पड़ेगा, ये 2 के बराबर हो गया, और अगले में कुछ नहीं है तो 0 लिखेंगे। तो इसका मतलब 1 0 लिखेंगे आप तो वो 2 के बराबर हुआ।
अब नीचे हमने कुछ करके दिखाए हैं, देखिए जब 4 अंकों का होगा तो 0 0 0 0 तो इसका मतलब 0 हुआ, और 0 0 0 1 1 हुआ। लेकिन जैसे ही आप स्थानों को बढ़ा देते हैं तो आपकी क्षमता बहुत बड़े बड़े नंबर्स को, संख्याओं को लिखने की हो जाती है। अब हम आपको इसका एक उदाहरण देते हैं। आप ये सोचिए, आपको एक कमरे में बंद कर दिया, अंधेरा कमरा है और एक बल्ब जला है सफ़ेद रंग का, और आपके हाथ में स्विच दे दिया। अब आप वहाँ उस कमरे में लाइट का कितना उजाला है, इसकी अगर आपको व्याख्या करनी हो तो स्विच ऑफ किया तो अंधेरा है, स्विच ऑन किया तो उजाला है। अब आप सोचिए, आपको 2 स्विच दे दिए और एक बल्ब सफ़ेद है, एक लाल है। अब इनको अलग अलग ऑन और ऑफ करके आप 4 तरह की रोशनी को बता सकते हैं। दोनों को बंद किया तो अंधेरा, लाल वाले को खोला तो केवल लाल, सफ़ेद को खोला तो सफ़ेद रोशनी, दोनों को खोला तो हल्की लाल और लेकिन तेज रोशनी। तो इस तरह जैसे जैसे खाने बढ़ते जाएंगे, इतने ग्रुप हो जाएगा इतने सारे स्थानों का या संख्याओं का, तो आपके पास संभावनाएं कई गुना बढ़ते जाएंगे। तो कंप्यूटर जब बनने लगे तो एक बार ऐसा हुआ कि 2, 4 और 8 तक जब पहुँचे तो लगा कि पर्याप्त है, क्योंकि जब 8 अंकों तक आप कोई संख्या बना लेते हैं जिसमें 8 स्थान हों तो उसमें 256 संभावनाएं होती हैं अलग अलग करने की। आप ये सोचिए कि अगर 8 स्विच लगे हैं उस कमरे में और किसी में रंग अलग है, किसी में तेज़ी, कोई तेज है, कोई हल्का है, कोई अलग तरह की रोशनी देता है, तो आप 256 तरह की अलग अलग रोशनियाँ और एक अंधेरा, 255 तरह की रोशनियाँ और एक अंधेरा, 256 संभावनाएँ आपके पास हैं उस कमरे की लाइट को बखान करने के लिए। अंग्रेजी में तो केवल 26 वर्ण हैं और ये माना गया कि कंप्यूटर तो हमेशा अंग्रेजी में ही चलाया जाएगा। 10 संख्याएं हो गई 36, और कुछ लैटिन और इस तरह के जो अलग तरह के वर्ण होते हैं उनको जोड़ दें तो 256 तो बहुत हैं। इसी तरह जो चित्र हैं या वीडियो हैं, अब ये हुआ कि हर छोटा, हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था पिक्सल क्या होता है, तो हर फोटो पिक्सल से बना होता है। तो हर पिक्सल में अगर आपको 256 संभावनाएं हैं जिसमें आप बता दें कि कौन से रंग का है और कितना तेज है, तो फोटो में बहुत है, ये लगा। तो उन दिनों जब ये डिजिटल फ़ोटो होती थी तो ये बहुत अच्छी नहीं दिखती थी, तो लोग कहते थे कंप्यूटर में तो ऐसे ही होगा। तो वो जो 8, उसको आप शब्द कहिए या 8 अंकों का, 8 संख्याओं का, 8 स्थानों का एक ग्रुप कहिए, उसको नाम दे दिया गया बाइट। और जो एक संख्या है उसको कहा गया बिट। तो ये 1 बिट और 8 बिट का एक बाइट हुआ। अच्छा, धीरे धीरे क्या हुआ कि कंप्यूटर साइंस में बहुत विकास हुआ, तो 8 बिट से बहुत सारी चीज़ें नहीं चल पाई, तो फिर 16 बिट में काम शुरू हुआ, 32 में हुआ, 64 में हुआ। तो जो कहते हैं ना आजकल हमारा कंप्यूटर 64 बिट का है, 64 बिट, तो इसका मतलब हुआ कि इसमें इतनी सारी संभावना है किसी चीज़ को व्यक्त करने की, क्या कहिए कि इसकी डिक्शनरी में इतने बड़े बड़े शब्द हैं, सारी चीज़ों का वर्णन कर सकता है। लेकिन यहाँ पर एक टिप हम आपको देते हैं कि ये ज़बरदस्ती आप 64 बिट के कंप्यूटर में मत जाइए, क्योंकि अभी ज़्यादातर जो प्रोग्राम लिखे हुए हैं वो 32 बिट के हिसाब से लिखे हुए हैं और ये अगले कई सालों तक बहुत अच्छी तरह काम आएंगे। अगर हाँ आप खर्च करना चाहते हैं तो करिए, और ऐसा भी मत करिए कि आपने बिट तो इधर बढ़ा दिए और दूसरे रैम की और प्रोसेसर की कैपेसिटी ज़्यादा नहीं है, तो इनका आपस में साम्य होना भी ज़रूरी है। और जब आप सब चीज़ें बढ़ाएंगे तो कंप्यूटर महंगा हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि इनको बिट और बाइट, ये जो डाटा है, इसको मापा कैसे जाता है। जैसे हमारा मैट्रिक सिस्टम है, इसमें क्या होता है कि ग्राम, किलोग्राम, तो इसमें भी यही किया गया, 1 बाइट 1000 बाइट को किलो बाइट कह दिया। जैसे किलोग्राम ग्राम के बदले, वैसे किलो बाइट। अब अगली इसकी यूनिट बनाई गई मेगाबाइट, यानी कि 1000 किलो बाइट। उसके बाद आगे देखिए, जैसे चित्र में दिखाया है, 1000 मेगाबाइट का 1 गीगाबाइट, 1000 गीगाबाइट का 1 टेराबाइट, 1000 टेराबाइट का 1 पेटाबाइट। तो इतने अरब इसमें बाइट होंगे 1 पेटाबाइट में। अब यहाँ पर बाइट को लेके एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, भ्रम है, वो साइंटिस्ट लोगों के बीच में भी है। उसको हम, जो अंतिम सेक्शन है उसमें हम भ्रमों को जहाँ दूर करेंगे वहाँ इसके बारे में भी बताएंगे। अभी हम इतना बता दें कि क्या होता है कंप्यूटर में, आपने देखा कि 2-2 का गुणा होता है, तो उसमें 10 का गुणा वाला नहीं होता। तो जब आप गुणा करते हैं तो जो एक आपका 1 KB के बराबर या 1 किलोबाइट के बराबर जो नंबर होता है बाइट्स का, वो 1024 होता है। तो करीब करीब एक ही है, तो उसको 1 किलोबाइट कहते हैं। तो इस तरह 1 मेगाबाइट सही में 1024 गुणा 1024 बाइट है।
तो एक फिर ये भी साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया कि जो ये 1024 का गुणा वाला है इसमें आई लगा देंगे, जैसे नीचे हमने लिखा है, तो उसको केबी कहने के बदले कीबी बोल देंगे, मेगाबाइट को मीबी बोल देंगे। लेकिन ये बहुत प्रचलन में नहीं है। यही जो केबी, एमबी, जीबी वगैरह है ये 1024 के गुणा में भी और 1000 के गुणा में भी, दोनों में प्रयुक्त होता है। इससे जुड़ी हुई एक बात हम और बताएं कि जब आप डाटा को भेजते हैं कहीं, डाउनलोड करते हैं, अपलोड करते हैं, तो उसको नापते कैसे हैं? उसकी स्पीड को। अब जैसे गाड़ी का क्या होता है, इतने किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसमें इतना डाटा प्रति सेकंड होता है। अब डाटा को यहाँ नापते हैं बिट में, बाइट में नहीं, ये ध्यान रखिए। तो ये 1 kbps का मतलब है कि 1 किलो बिट, 1000 बिट डाटा, 1000 बाइट नहीं, 1000 बिट डाटा जब 1 सेकंड में जाएगा तो उस स्पीड को कहेंगे 1 kbps। देखिए, वीडियो देखते रहिए, पूरा आनंद लीजिए, सब चीज़ें सीखिए, आपको सही जानकारी यहाँ मिलेगी। उसके बाद आप अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो कमेंट करके पूछिए, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करेंगे तो जो और वीडियो आते रहेंगे वो आपको मिलते रहेंगे। इस सेक्शन में हम बात करते हैं प्रोग्राम की, और आपको कई प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे, जैसे कि प्रोग्राम होता क्या है, काम कैसे करता है, और कितनी तरह का होता है, कुछ मुख्य तरह के प्रोग्राम कौन से हैं, ये वायरस क्या होता है, और वायरस नहीं आए इसके लिए क्या करना पड़ता है। तो एक एक करके हम सब के बारे में बताते हैं। देखिए, प्रोग्राम क्या होता है, जैसा हमने पिछले वीडियो में भी बताया सॉफ्टवेयर वाले में, कि एक एक करके इंस्ट्रक्शन या निर्देश लिखे रहते हैं, उनके समूह को प्रोग्राम कहते हैं। यानी ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस का या निर्देशों का एक सेट। अब उदाहरण के लिए आपने एक बच्चे को मार्केट भेजा कुछ लाने के लिए। आप ये मानिए कि वो बच्चे को कुछ नहीं आता, तो आप शुरू से बताएंगे ना, इस रास्ते जाना, ये खरीदना, तोल भाव करनी है तो कैसे करना, किस तरह लाना, अगर वो बड़ी चीज़ है तो किस में लाना, रिक्शा करना, सब बताते हैं। जो शुरू से आखिरी तक आपने बताया, ये एक प्रोग्राम हुआ। अब कुछ बड़े प्रोग्राम ऐसे होते हैं जिसमें उसी में कई तरह की चीज़ें होती हैं। अगर ऐसा हुआ तो ऐसा करना, ऐसा हुआ तो ऐसा करना। अब आपका जो फ़ोन वाला ऐप है ना, उसमें वो बीच में अगर आपको कहीं और बात करना तो पॉज वाला भी है, अच्छा उसको रोक दो। अगर बीच में आपको कीबोर्ड दबाना है, ये कहने के लिए एक दबाइए बोलता है ना कई बार कंपनी वाला, तो वो उसका के लिए भी, तो बड़ा प्रोग्राम बन जाता है। उसी में छोटे छोटे इंस्ट्रक्शंस होते हैं, वो अलग अलग सेट होते हैं, लेकिन जो पूरा सेट होता है वो एक प्रोग्राम हो गया। अच्छा, बात चली कि प्रोग्राम कितनी तरह के होते हैं। देखिए, इसमें कंफ्यूज मत करिएगा, वैसे हम अंतिम सेक्शन में फिर आपको इसके बारे में और बताएंगे। आप इसको किसी चीज़ को ग्रुप करना या कैटेगरी करने के लिए बहुत पैमाने हो सकते हैं। जैसे कि मैं हूँ ना, अगर आप कहें ये जानवर है या आदमी है तो आदमी है, अगर आप कहें ये उम्र दराज है या बच्चा है तो उम्र दराज है, पुरुष है या महिला है तो पुरुष है। और भारत में तो प्रदेश और भाषा और जाति और धर्म के नाम पे मेरे में कई ठप्पे आप लगा सकते हैं। तो मैं 2, 3, 4 तरह की चीज़ें एक ही साथ हो सकता हूँ। तो इसलिए ये मत सोचिए कि आपने फ्रीवेयर कहा और कहा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, अरे तो ये है या ये है, वो एक ही चीज़ दोनों जगह हो सकता है। तो चित्र देखिए, हमने पहले भी बताया है कि मोटे तौर पे 2 कैटेगरी प्रोग्राम की होती है। एक तो कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो मशीन से बात करता है और ऐप से बात करता है, वो तंत्र को चलाता है, वो हुआ सिस्टम सॉफ्टवेयर। जो उसके ऊपर जो हमसे बात करता है, आम आदमी से, वो हुआ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। साथ में 2 और ग्रुप और बताए थे। एक तो जो मुख्य कंप्यूटर के साथ जो चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं, जैसे कि मॉनिटर है, माउस है, जो इनको चलाता है वो हुआ डिवाइस ड्राइव। और जो इन सब कंप्यूटर को बंदोबस्त करने में लगा रहता है वो हुआ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो ये तो एक तरीका हुआ इनको बांटने का। अब देखिए, जब आप कंप्यूटर को खरीदते हैं तो उसमें कुछ सॉफ्टवेयर साथ में आते हैं, लेकिन बाकी सॉफ्टवेयर आप लेते हैं बाहर से। तो किस तरह सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन में आया, इस तरह भी आप बांट सकते हैं। जो एप्लीकेशन डिवाइस के साथ आती है उसको कहते हैं बंडल्ड सॉफ्टवेयर। जैसे MS विंडोज़ है, जब विंडोज़ के साथ एक एक्सेसरी बोलते हैं, छोटे छोटे प्रोग्राम कैलकुलेशन के लिए, घड़ी के लिए, इस तरह के उसमें साथ में आते हैं। कुछ बड़े प्रोग्राम भी होते हैं जैसे ब्राउज़र, उसमें साथ में होता है। तो ये हुए बंडल्ड सॉफ्टवेयर। दूसरे होते हैं जो कि आपको कहीं बाहर से लेने पड़ते हैं। अब जो बाहर से लेने पड़ते हैं उसमें कई तरह के होते हैं।
देखिए, एक होता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। वो ऐसा होता है जिसने प्रोग्राम बनाया, उसने फिर उसको दुनिया को दान दे दिया कि भाई और प्रोग्राम वाले इसको और अच्छा भी बनाना है बना लो, लेकिन ये अपने आप में पूरा प्रोग्राम फ्री में मैंने दे दिया। दूसरा होता है फ्री सॉफ्टवेयर, जिसमें और कोई उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, लेकिन वो फ्री है, आप काम करिए उसमें। तीसरा होता है डेमो सॉफ्टवेयर। डेमो का मतलब होता है प्रदर्शन करना। तो कोई बड़ा कंपनी जो बेचने के लिए बनाता है प्रोग्राम, वो कहता है कि भाई देखो कुछ दिन के लिए इसको चला के देख लो, पसंद आए तो हमारा ख़रीद लेना। तो ये हुआ डेमो सॉफ्टवेयर। इसमें बहुत सारी सुविधाएं नहीं होती। एक होता है फ्रीमियम। फ्री और प्रीमियम को जोड़ के बना है। ये क्या होता है, कंपनी एक बड़ा प्रोग्राम बनाती है, उसको कहती है हम पैसे वाला है, बहुत उम्दा प्रोग्राम है, प्रीमियम प्रोग्राम है, लेकिन उसका एक उसमें से कुछ चीज़ें निकाल देता है, कहता है ये फ्री में हम इतना दे देते हैं। तो पसंद आए काम करते रहो इसमें, और आदत पड़ जाए और महंगे की ज़रूरत हो तो हमारा वाला ख़रीद लो। फिर आखिरी में होता है प्रीमियम, जो कि पेड, जिसको कि आप खरीदते हैं। अच्छा, अब एक दो और तरह के प्रोग्राम हम बताएं। एक ग्रुप होता है प्रोग्राम का जो कि इंटरनेट में होता है, उसको कहते हैं क्लाउड प्रोग्राम। क्लाउड का मतलब होता है जो चीज़ इंटरनेट में है, आपके लैपटॉप वगैरह में डाली हुई नहीं है। अब एक इसमें प्रोग्राम है MS 360, एक माइक्रोसॉफ्ट का है, तो या गूगल डॉक एक है। इस तरह के कुछ प्रोग्राम हैं जो कि आप उसमें काम करिए, अगर आपके पास इंटरनेट है काम करिए, वहीं पर काम हो गया, आपको वो डाउनलोड नहीं करना पड़ता। और यहाँ पर एक शब्द कभी कभी सुनने में आता है सास। ये सास बहू वाला सास नहीं है, SaaS। इसका मतलब होता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, यानी कि सॉफ्टवेयर जो है एक सेवा की तरह आपको मिल रहा है, आपको डाउनलोड नहीं करना है। तो जैसे हमने बताया गूगल डॉक, वो एक सेवा है। आपने इंटरनेट में गूगल डॉक में गए, वहाँ आपने काम किया और उसमें से आपने जो लिखा था अपने कंप्यूटर में डाल दिया, वो सॉफ्टवेयर अपनी जगह में वहीं पड़ा हुआ है। और एक हम आपको और बताएं, प्लगइन आप सुनेंगे। प्लगइन का मतलब होता है ऐसा छोटा सॉफ्टवेयर जो बड़े सॉफ्टवेयर को उसके काम में मदद करता है। अब जैसे वेबसाइट बनाते हैं लोग, उसमें अच्छा खासा सॉफ्टवेयर होता है, बहुत अच्छा वेबसाइट बन जाता है, लेकिन कोई कहेगा हमको चमचम वेबसाइट चाहिए, उसमें एक अलग ही ऐसा होना चाहिए, और वो उस सॉफ्टवेयर में नहीं है, तो कोई और बना के उसको या तो बेचेगा या मुफ्त में दे देगा। तो आप उसको लगाएंगे तो वो एक नया चीज़ भी उसमें आ जाएगा। तो ये होता है जो छोटा छोटा प्रोग्राम जो बड़े प्रोग्राम को मदद करता है, ये होता है प्लगइन। अब इस सेक्शन के अंत में हम आपको एक अलग तरह के प्रोग्राम के बारे में या सॉफ्टवेयर के बारे में बताते हैं, जिसको कहते हैं मालवेयर। माल जो है एक अंग्रेजी के शब्द मालफिसेंस से बना है। इसका मतलब होता है गलत काम, गंदे काम, और वेयर तो सॉफ्टवेयर से ले लिया। तो ये ऐसा सॉफ्टवेयर है जो गलत काम करता है। ये लिस्ट देखिए, इसमें कई सारे के हमने प्रकार बताए हुए हैं। इसमें वायरस एक होता है जो कि बहुत नुकसान करता है कंप्यूटर में जब आ गया तो। ट्रोजन होता है, वो उसका बड़ा भाई है, वो और ज़्यादा नुकसान करता है, पूरे कंप्यूटर को पकड़ लेता है। और इस तरह और भी कई तरह के हैं। अब इसमें एक लिखा है हमने रैनसमवेयर। रैनसम का मतलब होता है वसूली करना। ये क्या होता है, आपके कंप्यूटर को ख़राब नहीं करता, उसका जितना अंदर प्रोग्राम और डाटा होता है उसको पकड़ लेता है, और जिसने प्रोग्राम बनाया हुआ है वो फिर उसको फ़ोन करता है कंप्यूटर वाले को कि बेटा तेरे को ये कंप्यूटर तो हमने पकड़ दिया, आपको कुछ काम नहीं कर पाएगा, इतने करोड़ रुपये लाओ तब चलने देंगे। तो बड़ी बड़ी कंपनियों के जो कंप्यूटर होते हैं उनके पीछे कुछ लोग लग के ये रैनसमवेयर का, कुछ अपराधी लोग इसका भी उपयोग करते हैं। तो ये लिस्ट है ऐसे मैलवेयर की जो बहुत नुकसान करते हैं। और कुछ मैलवेयर ऐसा भी होता है जो नुकसान नहीं करता, कूड़ा आपके यहाँ भर देता है या आपको तंग करता रहता है। जैसे एडवेयर, एड का मतलब एडवर्टीजमेंट, खूब सारा आपके पास आता रहता है ना कि ये खरीद लो वो खरीद लो, ये सब एडवेयर है। कभी कभी आपको फालतू का मैसेज, इवन आपका दोस्त लोग जो फालतू मैसेज भेजता है, ये भी तंग करने का है, बिल्कुल काम का नहीं है। इनको कहते हैं स्पैम। अब ये जो ये मैलवेयर होता है, इससे अपने को कैसे बचाना है, इसके लिए हमने वीडियो नंबर 7 में विस्तार से बताया है, और ये भी बताया है कि सोशल मीडिया में क्या ऐसी चीज़ें नहीं करें जिससे कि ये सब ख़राब चीज़ें आपके कंप्यूटर या मोबाइल में नहीं आएँ। एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि एंटीवायरस खूब मिलता है मार्केट में, या कई बार अपने आप डाउनलोड हो जाता है किसी और प्रोग्राम के साथ हमारे कंप्यूटर में, उसका कोई उपयोग है क्या? देखिए, अगर आपका कंप्यूटर बहुत पुराना नहीं है तो उसमें एक विंडोज़ डिफेंडर नाम का एक सॉफ्टवेयर, बंडल्ड सॉफ्टवेयर होगा, पहले से होगा। अगर वो है उसको ऑफ मत करिए, ऑन करिए, वो पर्याप्त है। आपके मोबाइल को अगर आप अपडेट करते रहते हैं, बीच में कहता है अपडेट करो सॉफ्टवेयर को, करते रहते हैं, तो वो पर्याप्त है। लेकिन अगर आपको कैसी ऐसी वेबसाइट में जाना पड़ता है, मजबूरी है,
जहाँ से कि कुछ खतरा हो सकता है या किसी ने आपको बेवकूफ़ बना दिया या आपको शक लगता है कि कोई नुकसान पहुँचा सकता है, तो एंटीवायरस का आप उपयोग कर सकते हैं। लेकिन एक अच्छी कंपनी से ही एंटीवायरस लीजिए। जैसे हमने 2 कंपनियों के नाम दिए हैं, नॉर्टन और मैकेफे। ये बहुत अच्छी कंपनी है, तो अच्छी कंपनी का एंटीवायरस अपने कंप्यूटर में लगाइए। अगर आप सेफ रहेंगे, जैसे कि वीडियो नंबर 7 में बताया है, कंप्यूटर या मोबाइल का ध्यान रखेंगे, तो इसकी कोई ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। इस सेक्शन में हम बात करेंगे कंप्यूटर की भाषाओं की, कंप्यूटर लैंग्वेजेस। अब ये ऊंचे लेवल की, नीचे लेवल की भाषाएं क्या होती हैं, ये मशीन से कैसे बात करती हैं और इनके कुछ मुख्य उदाहरण क्या हैं, इन पर चर्चा करेंगे। ये चित्र देखिए, इसमें कुछ लैंग्वेज ऐसी हैं जो कि मशीन से सीधे बात करती हैं। एक असेंबली लैंग्वेज है। पिछले सेक्शन में हमने बताया था कि प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो उसके बाद वो इधर की लैंग्वेज में आता है। तो ये लो लेवल लैंग्वेज कहलाती हैं, जो मशीन से भी बात करती हैं और ऊपर के स्तर की लैंग्वेज से बात करती हैं। अब हायर लेवल वो होती हैं जो कि मशीन की लैंग्वेज में परिवर्तित होकर फिर मशीन तक पहुंचती है। जो लो लेवल की लैंग्वेज होती हैं उनको उनमें लिखना बहुत कठिन होता है। जैसे देखिए इसमें MOV, हम मूव भी पूरा नहीं लिख पाए, तो बहुत मुश्किल से कुछ लिखा जाता है, बहुत इसमें परेशानियाँ होती हैं। लेकिन जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है उसमें देखिए उदाहरण में कई सारे उसमें ऐसे शब्द हैं जो कि आम बोलचाल में अंग्रेजी में प्रयुक्त होते हैं। अब कुछ उदाहरण देख लेते हैं, कुछ जो आम प्रचलित हाई लेवल लैंग्वेज है उनकी। कंप्यूटर के जो एप्लीकेशन बनते हैं या मोबाइल के बनते हैं उनमें C++ और इस तरह की कुछ भाषाएं बहुत प्रयोग में आती हैं, जावा, पाइथन वगैरह। कुछ भाषाएं होती हैं जो कि वेबसाइट बनाने या जो इंटरनेट पे काम होता है उसके काम आती हैं। HTML एक भाषा है, वहाँ की बहुत प्रमुख भाषा है। CSS है, PHP, जावास्क्रिप्ट। कुछ भाषाएं ऐसी होती हैं जो कि डाटाबेस को संभालने के काम में आती हैं। बहुत बड़ा हो जाता है, जैसे बैंक में अरबों अरबों ट्रांजैक्शंस उसमें लेन देन हो रहा है हर सेकंड में, तो उनको जो ठीक से संभालती हैं वो होती हैं, जैसे SQL एक सिस्टम है जो कि डाटाबेस को अच्छी तरह संभालता है। तो ये जो भाषाएं होती हैं सबकी अपनी अपनी खासियत होती है। जैसे हमने बताया, कोई डाटाबेस को संभाल रहा है, कोई इंटरनेट को ठीक से देख रहा है, कोई आपके सामने जो पर्दे में दिख रहा है उसको ठीक से देख रहा है, कोई कंप्यूटर के पीछे क्या हो रहा है उसको ठीक से देख रहा है। और जो बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें कई सारी भाषाओं को एक साथ काम में लाया जाता है, उस तरह ये प्रोग्राम बनता है। इस खंड में हम बात करते हैं कि मेमोरी क्या होती है, किस तरह काम करती है, कितनी तरह की होती है और कंप्यूटर में कहाँ स्थित होती है। मेमोरी एक उस कंपोनेंट या उस हिस्से को कहते हैं कंप्यूटर के, जो कि कंप्यूटर को काम करने के लिए तुरंत डाटा और इंस्ट्रक्शन यानी निर्देश दे सकती है। अब अगर आप कंप्यूटर का कोर्स कर रहे हैं तो देखिए आपको मेमोरी बताया जाएगा, सारे स्टोरेज को भी एक तरह का मेमोरी बताया जाएगा। जो स्टोर आप बाहर करते हैं जैसे CD या USB ड्राइव में है उसको कहा जाएगा एक्सटर्नल मेमोरी। जो आप कंप्यूटर के अंदर है वो हो गया इंटरनल मेमोरी, अंदरूनी मेमोरी। अंदरूनी मेमोरी में अगर स्टोरेज को आप अलग कर दें जिसको कि सेकेंडरी मेमोरी कहेंगे, तो बाकी जो बचा वो प्राइमरी मेमोरी है। लेकिन आप कोर्स में नहीं कर रहे हैं और अचानक आपसे मेमोरी के बारे में पूछा जाए तो मेमोरी कहते हैं जो रैम होता है इसमें, और जो CPU के अंदर भी छोटा सा मेमोरी होता है, इसको मेमोरी कहते हैं। और इस मेमोरी की विशेषता ये होती है कि वोलेटाइल होती है, यानी अस्थिर होती है। अस्थिर इसलिए होती है क्योंकि जो CPU होता है, अगले सेक्शन में हम आपको बताएंगे, बहुत तेज़ काम करता है और इसको छोटे छोटे डाटा को तुरंत काम करके और आगे बढ़ना होता है। तो अगर मेमोरी ज़्यादा जगह उसमें पुराना ही डाटा रहेगा, पुराने इंस्ट्रक्शन रहेंगे तो काम नहीं चलेगा। होता तो यह है कि रैम में तो बहुत बड़ा मेमोरी होता है, CPU के अंदर भी 2 छोटी तरह का मेमोरी होता है, एक को कहते हैं रजिस्टर, एक को कहते हैं कैश। कैश का स्पेलिंग देख लीजिए, CACHE। तो CPU सबसे पहले तो इधर काम करता है, इस मेमोरी का उपयोग करता है। उसके बाद वो रैम में आता है। रैम में तो पूरा का पूरा प्रोग्राम उसमें चला जाता है, पूरा डाटा चला जाता है, उससे काम करता है। लेकिन अपने चलते समय, गणना करते समय, संगणना करते समय CPU स्टोरेज में नहीं आता। तो मेमोरी और स्टोरेज में ये अंतर हुआ। अच्छा, दूसरा क्या होता है, जब कोई बहुत बड़ा कोई प्रोग्राम हो जाता है तो उसमें क्या होता है कि मेमोरी
कम पड़ जाती है रैम की, बहुत बड़ा प्रोग्राम है। तो उसमें क्या करते हैं कि एक तरीका होता है जिससे कि स्टोरेज से कुछ स्पेस निकाल के उसको रैम को दे दिया जाता है या रैम के साथ रख दिया जाता है और CPU उससे भी काम कर लेता है। तो इसको कहते हैं वर्चुअल मेमोरी। तो मेमोरी अगर सीधे बात की जाए तो रैम, कैश मेमोरी और रजिस्टर, ये दो जो बात के बताए ये CPU के अंदर होते हैं। मुख्य मेमोरी रैम है। एक होता है ROM, रोम, यानी रीड ओनली मेमोरी। इसका मतलब होता है ऐसी मेमोरी जो कि कंप्यूटर काम में तो ला सकता है लेकिन उसको रैम की तरह वो अस्थिर नहीं होती, उसको केवल पढ़ा जा सकता है। उसको आप तभी हटा सकते हैं जबकि आप जैसे कंप्यूटर को रीसेट कर रहे हैं। इस सेक्शन में हम बात करेंगे CPU की, जो दिमाग होता है कंप्यूटर का, और आपके बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर इसमें मिलेंगे, जैसे कि CPU होता क्या है, रैम के साथ मिलकर काम कैसा करता है, CPU कौन कंपनियां बनाती हैं, ये ऑक्टा कोर, क्वाड्रा कोर, ये सब क्या होता है। तो इन सब प्रश्नों के उत्तर आपको मिलेंगे। पहले तो CPU क्या होता है। हमने आपको पहले की वीडियो में भी बताया, यहाँ भी बताया कि CPU कंप्यूटर का दिमाग होता है, लेकिन ये पूरी तरह काम कैसे करता है और रैम के साथ मिलके। तो ये वाला चित्र देखिए, ये महिला खाना बना रही है। अब इसको देखिए, एक पीछे स्टोर है जिसमें कि गल्ला वगैरह रखा हुआ है, साथ में कुछ पकने की चीज़ें हैं या कुछ खाना बन के भी रखा होगा। एक पतीला रखा है और एक करछुल से कुछ कर रही हैं, दूसरे हाथ में एक ऐसा कप जैसा है जिसमें या तो उससे मसाला डाल रही हैं या उसमें से कुछ निकाल के चख रही हैं। अब पहले देखते हैं इनमें से CPU क्या है। CPU जो काम कर रहा है, यहाँ खाना पका रहा है, वहाँ संगणना कर रहा है। तो ये महिला और उसके हाथ में जो सब है काम कर रहे हैं, ये सब CPU हुआ। अब CPU में 4 विशेष अंश होते हैं। एक तो होता है जो गणना करता है, जैसे यहाँ हाथ है, काम करता जा रहा, काम करता जा रहा। अब उसको कंट्रोल करने के लिए एक चाहिए कंट्रोलिंग यूनिट, जो दिमाग है, और जो काम कर रहा है इसको कहते हैं एल्गोरिथमिक यूनिट, यानी जो काम कर रहा है, जो संगणना कर रहा है। और हमने जैसे पहले बताया 2 तरह के इसमें मेमोरी होता है जो तुरंत काम करने के काम आता है। एक हो गया रजिस्टर, एक हो गया कैश। ये तो हो गया CPU। अब रैम क्या है, ये पतीला जहाँ खाना बन रहा है, ये रैम है। इसमें खाना बनेगा और ये खाना बन के या तो स्टोर में जाएगा, उसके बाद कोई लेगा, या सीधे बांट दिया जाएगा। और इसमें खाना कहाँ से आ रहा है, स्टोर से गल्ला लेके इसमें डाला जा रहा है। अच्छा, आजकल CPU के बारे में कहते हैं कि ये 2 कोर है, 4 कोर है, 8 कोर है, और 8 कोर वाला बड़ा नया और अच्छा माना जाता है। एक बात हम आपको बता दें कि कंप्यूटर में इतनी सारी चीज़ें लगी हैं, अगर उनका अपग्रेड करना है, उनका क्वालिटी बढ़ाना है, तो सबको आगे बढ़ना होगा। ये बात सही है, 8 कोर वाला कंप्यूटर का जो CPU है बहुत तेज़ होगा, बहुत काम एक साथ कर पाएगा। लेकिन अगर आपका रैम कमज़ोर है तो फिर बहुत फ़ायदा नहीं होगा। अच्छा, अब आते हैं ये कोर क्या होता है। अब देखिए, किसी का शादी है घर में और आपको 10-12 ठो मज़दूर दे दिया कि भाई ये काम करवाओ। तो एक तरीका तो यह, सब मज़दूरों को आपने लगाया कि भाई दरी बिछाओ। अब जब तक आखिरी का दरी का कोना नहीं बिछा, कुछ मज़दूर तो काम में लगे हैं, कुछ पीछे पीछे सुस्ता रहे हैं। उसके बाद आपने कहा सब ये कुर्सी मेज़ लगाओ, तो थोड़ी देर में कुर्सी मेज़ में सब मज़दूरों का काम ख़त्म हो गया, 2-4 ही उसको ठीक करने लगे, कुछ खाली बैठ गए। तो पहले का जो कंप्यूटर होता था 1 कोर का, वो इसी तरह काम करता था। फिर 2 कोर का आया, इसका मतलब उतनी ही कैपेसिटी को आपने 2 हिस्सों में बांट दिया। आपके पास अगर 10 मज़दूर था, 5 को आपने एक काम दिया, 5 को एक दिया, और उनका जिस तरह वो काम कर सकते हैं उस हिसाब से बांट दिया। तो चुस्ती बढ़ गई, मुस्तैदी ज़्यादा हो गई। इसको ड्यूअल कोर कहते हैं। ड्यू का मतलब 2। इसके बाद आया 4 कोर वाला, इसको कहते हैं क्वाड कोर। और इसके बाद आया 8 कोर वाला, उसको कहते हैं ऑक्टा कोर। तो बात तो सही है कि 8 कोर वाला वो ज़्यादा अच्छी तरह से काम कर पाएगा, लेकिन ज़रूरी नहीं भी है, क्योंकि रैम है, काम कितना उससे आप करवा रहे हैं। अगर काम ही थोड़ा सा है, वो 8 कोर क्या करेगा। और इनके बीच में ऐसा भी एक तरीका होता है कि अगर एक के पास काम कम हो गया तो दूसरी तरफ उधर चला जाता है। तो ये उसकी एफिशिएंसी, उसकी क्षमता को बढ़ाने का बहुत अच्छा माध्यम है। अब जो आजकल जो CPU ज़्यादा काम में आ रहा है, एक पेंटियम कंपनी है, इंटेल नाम से वो प्रोसेसर बनाती है। पहले i3 बनाया, i5 बनाया, आजकल i7 चल रहा है, सबसे नया वाला, बहुत महंगा है। और ये i7 तो 4, 6, 8 कोर का है, i5 2 या 4 कोर का है। और एक दूसरी कंपनी है AMD, ये भी बनाती है CPU, लेकिन इसके कम चलते हैं।
इस सेक्शन में हम बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम की। ऑपरेटिंग सिस्टम होता कैसा है, क्या काम करता है, कितनी तरह के होते हैं और इनका विकास धीरे धीरे कैसे हुआ, ये सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिलेंगे। पहले भी हमने आपको बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है जो सिस्टम सॉफ्टवेयर का हिस्सा होता है और एक स्टेज की तरह काम करता है जहाँ पर कि और सारे प्रोग्राम आके अपना काम करके जा सकते हैं। इस तरह से देखा जाए तो ये आपका पहला इंटरफेस भी है, यानी जब कंप्यूटर आप खोलते हैं तो सबसे पहले जो आपको फेस टू फेस उनके सामने जो चीज़ मिलती है वो खुला हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है। इसके बाद ही आप आगे बढ़ते हैं। ये पीछे पीछे लगा रहता है, आपको दिखता नहीं है ये फाइल कैसे रखनी है, उसमें कोई गलती तो नहीं हो रही, कोई सिक्योरिटी का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और भी कई तरह की चीज़ें ये ठीक ठाक करते रहता है। अच्छा, पहले जब कंप्यूटर बना तो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं थे, तो क्या होता था कि एक आदमी आता था, बड़े बड़े कमरे में कंप्यूटर होते थे, उसमें मैग्नेटिक टेप वगैरह से चलता था। एक आदमी अपना प्रोग्राम लेके आता था और अपना डाटा लेके आता था, चलाता था, दूसरा आदमी इंतज़ार करता था। तो उसके बाद जब धीरे धीरे ऑपरेटिंग सिस्टम की अवधारणा सामने आई तो क्या हुआ कि भाई ये चलेगा ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें एक से ज़्यादा प्रोग्राम भी एक साथ रन कर सकते हैं। जो पीसी हैं, जो घर के जो कंप्यूटर हैं, इनमें सबसे पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम आया वो आया MS DOS। MS का मतलब माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी बनाता है इसको, DOS डेस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या था, कमांड लाइन सिस्टम था ये। इसमें कमांड यानी कि जो निर्देश देना होता था लाइन में लिख लिख के देना होता था। इसके बाद क्या हुआ, विंडोज़ आया। इसका मतलब अब आपको अगर फाइल खोलो लिखना है तो लिखना नहीं पड़ेगा, फाइल बना रहेगा, उसमें क्लिक करेंगे खुल जाएगा। तो ये संभव हो पाया ग्राफिक यूज़र इंटरफेस या GUI के आने के बाद। विंडोज़ में अलग अलग सीरीज चलती रही, विकास होता रहा। पहले विंडोज़ 1 आया, 3 आया, इसके बाद इन्होंने विंडोज़ XP आया, 95, 98 ऐसी सीरीज चलाई इन्होंने। फिर विस्टा आया, उसके बाद इन्होंने विंडोज़ 7, 8, 10, 11 जो कि सबसे नया है। इस तरह से एक के बाद एक नया करके ये विंडोज़ लाते रहे। हमने जो 32 बिट 62 बिट वगैरह बताया था, पहले वाले जो सिस्टम थे वो 8 बिट के थे। अभी 32 बिट वाले ज़्यादा चल रहे हैं, लेकिन 64 बिट वाले भी आ रहे हैं। तो आगे के कंप्यूटर में अगर 64 बिट का कंप्यूटर नहीं होगा तो अगला वाला विंडोज़ हो सकता है उसमें काम नहीं करे। अच्छा, इसी तरह जो एप्पल कंपनी है जो मैक बनाता है या आईफोन बनाता है, इनके यहाँ भी नई तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम आते रहे और नए नए उनके वर्जन नई नई पीढ़ी के आते रहे। जो मैक कंप्यूटर होते हैं उनमें आजकल जो लगता है वो है मैक OS, और जो इनका आईफोन होता है उसमें लगता है iOS। आपका जो मोबाइल फ़ोन है इसमें आपको पता है एंड्रॉयड होता है। कुछ बड़े कंप्यूटर होते हैं उनमें एक जो बहुत पॉपुलर नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम का वो जैसे सोलरिस है। सर्वर होते हैं जो बहुत बड़े कंप्यूटर होते हैं या एक जगह कंप्यूटर होता है वो बहुत सारे छोटे कंप्यूटरों को चलाता है, उसमें विंडोज़ सर्वर OS चलता है। तो इस तरह हर अलग अलग काम के लिए अलग अलग तरह के OS होते हैं। एक लाइनेक्स OS होता है, वो भी कंप्यूटरों में काम आता है, लेकिन उसको जो तकनीक ज़्यादा जानते हैं वो लोग ज़्यादा चलाते हैं। इससे पहले कि हम अगले सेक्शन की ओर बढ़ें, मैं आपको ये बता दूं कि अगले कुछ सेक्शनों में अंग्रेजी के शब्द और उनके शॉर्ट फॉर्म काफ़ी मिलेंगे। जो लोग केवल कंप्यूटर के बारे में जानकारी के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं उनको इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, उनको इन सब टर्म्स को याद करने की ज़रूरत नहीं है, समझ जाएं केवल। और जिनको अपनी पढ़ाई के लिए, परीक्षा के लिए, सामान्य ज्ञान के लिए इनकी ज़रूरत है, उनके लिए मैंने टिप्स इस वीडियो में दे रखी हैं शुरू में। अगर ये वीडियो आपने उसके बाद से देखना शुरू किया हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, उसे देखें, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। इस सेक्शन में हम बात करते हैं इंटरनेट और वेब की। इसमें आपको बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे, जैसे कि इंटरनेट क्या होता है, वेब क्या होता है, ये WAN, LAN, HTML, HTTP, VPN, इस तरह के बहुत सारे टर्म्स, इनके मतलब क्या होते हैं, फुल फॉर्म क्या होते हैं, वेबसाइट कैसे बनती हैं, किस तरह लोग एक कंप्यूटर से दूसरे तक कनेक्ट कर पाते हैं, किस तरह आप वेबसाइट को ढूंढ लेते हैं,
ये डार्क वेब और डीप वेब क्या होते हैं, सर्च इंजन क्या होते हैं, सोशल मीडिया किस तरह काम करता है और ये बाकी वेब से किस तरह अलग होता है, और ब्लूटूथ, वाईफाई, ये सब कैसे काम करते हैं, ब्रॉडबैंड क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इंटरनेट और वेब क्या है। इंटरनेट अंग्रेजी के 2-3 शब्दों से मिलकर बना है, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स, यानी आपस में जुड़े हुए कंप्यूटर। तो जो पूरे विश्व में जो जाल है एक तारों का और उनसे जुड़े कंप्यूटरों का, वो इंटरनेट है। तो इसमें सारे तार होते हैं, उसके साथ जुड़ा हुआ हार्डवेयर होता है और उसके साथ का सॉफ्टवेयर होता है, ये इंटरनेट हुआ। और वेब जो है ये शॉर्ट फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब, यानी WWW का। इसका मतलब होता है पूरा जाल जो बिछा हुआ है कंप्यूटरों का और उसमें जो सामग्री है। तो दोनों में अंतर है। अब जैसे सड़कों का जाल बिछा है हमारे देश में, गांव-गांव, शहर-शहर में, तो ये सड़कें और उनमें चलने वाली बसें, ट्रक वगैरह, ये तो हुआ इंटरनेट। और उनमें रखा हुआ सामान, उनमें जो लोग हैं, जो घर में रह रहे हैं, सामान है, ये हुआ वेब। तो जो सामग्री है वो वेब है और जो माध्यम है वो इंटरनेट है। अब हम इंटरनेट के और पहलुओं पर बात करते हैं। देखिए, इंटरनेट सब जाल तो फैल गया। अब यहाँ आपने इंटरनेट में कुछ टाइप किया, अमेरिका में कोई चीज़ है और 1 सेकंड भी नहीं लगा ये वहाँ पहुँच गया। तो ये कैसे होता है? तो इंटरनेट कैसे काम करे, इसके लिए बहुत सारे कायदे कानून होते हैं, वो सबको मानने होते हैं। तो उनको कहते हैं प्रोटोकॉल। तो इंटरनेट चलाने के लिए जो प्रोटोकॉल होता है उसको कहते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल, IP। और भी प्रोटोकॉल होते हैं लेकिन ये मुख्य है। अब इस प्रोटोकॉल के अंदर हर उस जगह को, हर उस कंप्यूटर को जहाँ तक इंटरनेट पहुँचा है, उसको एक एड्रेस दिया हुआ है जिसको कहते हैं IP एड्रेस। अब करोड़ों अरबों कंप्यूटर हैं, तो इतने एड्रेस कैसे होंगे? जैसे आपका पिन कोड होता है, आपने चिट्ठी यहाँ से, आपका बबुआ चेन्नई गया हुआ है, आपने चिट्ठी भेजा, उसमें उसका पिन कोड लिख दिया, तो सीधी चिट्ठी वहाँ पहुँच गया। अब कंप्यूटर तो अरबों में है, तो इतना पिन कोड 6 नंबर से नहीं चलेगा। जैसे हमारा आधार कार्ड है, उसमें 12 नंबर है, 12 डिजिट हैं उसमें, तो उसमें करोड़ों लोगों को अलग अलग नंबर दिया जा सकता है। अब यहाँ तो उससे भी कई गुना ज़्यादा है। तो एक जो सिस्टम चला, इसमें देखिए आप चित्र में, IPv4, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, ये अभी लागू है। इसमें क्या होता है, 4 अलग अलग खंडों में इसमें नंबर होता है, बीच में डॉट होता है और हर एक हिस्से में आप 0 से 255 तक, यानी 256 संख्याएं लिख सकते हैं। तो इस तरह 256 गुणा 256 गुणा 256 गुणा 256, इतने ही अलग अलग तरह के IP एड्रेस आप इस सिस्टम से बना सकते हैं। लेकिन ये भी कम पड़ रहे हैं, क्योंकि दुनिया इस तरह बढ़ रही है कि सब कुछ स्मार्ट होने वाला है। उसको कहते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो आपका घड़ी भी एक स्मार्ट घड़ी है, आपका चूल्हा भी स्मार्ट हो गया, आपका फ्रिज भी स्मार्ट हो गया, आपका TV स्मार्ट हो गया, आपका सारा मोबाइल स्मार्ट हो गया, सब में इंटरनेट है। तो इतना सारा नंबर चाहिए, तो एक नया चल रहा है तरीका इनको एड्रेस देने का, उसको कहते हैं IPv6। इसमें क्या है, 8 अलग अलग खाने बने हुए हैं। हर खाने में 4 अंकों की संख्या लिखी जा सकती है और साथ में कुछ अंग्रेजी के वर्ण भी लिखे जा सकते हैं। तो इसमें खरबों खरबों अलग अलग तरह के एड्रेस इस तरह हो सकते हैं। जैसे इंटरनेट के कनेक्शन का जो एक एड्रेस होता है IP एड्रेस, उसी तरह का हर कंप्यूटर का, हर डिवाइस का एक नंबर होता है, उसको कहते हैं मैक एड्रेस। तो मैक एड्रेस और IP एड्रेस एक नहीं होते। IP एड्रेस इंटरनेट से संबंधित है और मैक एड्रेस उस मशीन से, उस डिवाइस से संबंधित है। दोनों को लिखा करीब करीब एक जैसा जाता है, इसलिए लोग कंफ्यूज करते हैं। जो इंटरनेट होता है, बड़े बड़े केबल बिछे हुए हैं समुद्र के नीचे और बहुत पहाड़ों के बीच में से बड़े केबल जाते हैं, सारी दुनिया को आपस में जोड़े हुए हैं। अब जब वो आपके घर तक आ जाता है तो उसके बाद क्या होता है, तो वहाँ से फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, बांटना होता है। चलिए, घर में तो हो सकता है आपके पास एक ही कंप्यूटर है, तो वहाँ तक आपने तार लगा दिया। जहाँ ऑफिस हैं, बैंक हैं, वहाँ वो एक जगह तक आता है, उससे फिर बाकी को दिया जाता है। तो एक लोकल नेटवर्क बन जाता है। इसको कहते हैं LAN, लोकल एरिया नेटवर्क। और जो बहुत बड़ा होता है, जैसे बड़ा फैक्ट्री है, उसमें 10 बिल्डिंगें हैं, उनके बीच में आप नेटवर्क करना चाहते हैं, उसको कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क या WAN। तो ये लोकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। आपका जो वाईफाई घर में आता है, वो भी उसके अंदर भी होता है कि एक से ज़्यादा आप कनेक्शन दे सकें, तो वो भी एक LAN का काम करता है।
अब यहाँ पर हम कुछ और जो कंसेप्ट हैं उनके बारे में बताते हैं। एक तो ये है कि जो ब्रॉडबैंड होता है, आप सुनते हैं कि ब्रॉडबैंड आया हुआ है, ज़्यादातर ब्रॉडबैंड तार से आता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि तार से हो। इस तरह का कन्फ्यूजन हम अंतिम सेक्शन में दूर करेंगे। और भी ब्रॉडबैंड का मतलब ये है कि पहले क्या होता था, जैसे जब शुरू में जिन लोगों ने देखा है, जब शुरू में इंटरनेट आया था तो फ़ोन पे घुमाते थे नंबर और बहुत देर में मिलता था, और जब एक बात करना होता तो सब रुक जाता था। वो ऐसा था जैसे कि पहाड़ में या छोटे गांव में एक रोड जाती है, उसमें जब बड़ा ट्रक आता है तो सब गाड़ियां रुक जाती हैं, जब ट्रक पास होता है तो दूसरी गाड़ी जाती है। ब्रॉडबैंड उसको कहने लगे जो ब्रॉड हो गया, खूब चौड़ा उसमें रास्ता हो गया और खूब सारी गाड़ियाँ एक साथ आने जाने लगी। अब ये तार से हो या और किरणों से हो, तरंगों से, इसका इससे कोई मतलब नहीं। एक चीज़ और देखिए, जब बड़े बड़े केबल से कहीं तक आया, तार आया, तो आप तो अगर ब्रॉडबैंड लेना हो तो किसी एक कंपनी से के पास जाते हैं, तो वो जो कंपनी आपको तार देता है या आपको वाईफाई कनेक्शन देता है, उस कंपनी को कहते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो आपको सेवा देता है इंटरनेट का, तो उसको छोटा फॉर्म में ISP बोल देते हैं। अब जो केबल होता है, पहले ये केबल तांबे का होता था, और तांबे की एक क्षमता होती है, उसमें उसकी एक सीमा होती है कितना उसमें इंटरनेट का डाटा आता जाता है। तो आजकल OFC केबल चलते हैं, ऑप्टिकल फाइबर केबल, या आपने लाल 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 हरा पीला आपने तार बिछता हुआ देखा होगा। ऑप्टिकल का मतलब होता है जिसमें देखने या प्रकाश से संबंध हो, तो इसके अंदर ऑप्टिकल फाइबर होता है, इतना पतला सा धागे जैसा होता है जिसमें कि अंदर प्रकाश की किरणें जाती हैं, बिजली के बदले प्रकाश जाता है। तो ऐसे केबल को OFC केबल कहते हैं। अच्छा, अब वाईफाई और ब्लूटूथ का सुनिए। वाईफाई क्या होता है, वहाँ तक इंटरनेट आ गया वाईफाई के डब्बे तक, वो उसको अपने तरीके से जो वाईफाई से कनेक्टेड जो डिवाइस होती हैं उन तक भेजता है तरंगों से। ये रेडियो तरंगें होती हैं। ब्लूटूथ भी ऐसा ही करता है। इसके लिए क्या होता है कि दोनों डिवाइस के बीच में एक ऐसा तरीका होता है जिसको कहते हैं मॉडेम, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर का मतलब वो उसको तरंगों के रूप में कहीं भेज रहा है, और डीमॉड्यूलेटर का मतलब उसको वो फिर से समझ रहा है कंप्यूटर की भाषा में। तो मॉडेम जो होता है इधर भी लगा है उधर भी लगा है, तो ये दोनों के बीच में तरंगों से डाटा को भेजने का काम कर रहा है। और जहाँ जो लैन होता है या वैन होता है, इसका बहुत बड़ा कनेक्शन होता है, जैसे बिजली के स्विच होते हैं तो उस तरह स्विच होता है। तो कई बार आपने सुना होगा ये राउटर ख़राब हो गया इसलिए आपके यहाँ कनेक्शन नहीं आ रहा, तो ये राउटर जो होता है इसमें सारे कनेक्शन जो लैन के या वैन के जुड़ते हैं और उसके आगे फिर बड़े केबल के साथ जुड़ते हैं। इससे जुड़ी हुई दो चीज़ें और बताएं। एक तो VPN होता क्या है, जैसा हमने पिछले एक सेक्शन में बताया कि मॉलवेयर होता है, ये वायरस वगैरह, या फिर लोग हैकिंग करते हैं, दूसरे के कंप्यूटर में घुस जाते हैं, क्योंकि उनको IP एड्रेस पता होता है और कोई लीक मिलता है, छेद मिलता है तो वहाँ से घुस जाते हैं। तो कई बार क्या होता है कि ये आपको बहुत मोबाइल कंपनियाँ भी देती हैं, और जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं वो बहुत बार एक सुविधा आपको देते हैं कि आप VPN लगा लीजिए। इसका मतलब हुआ वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो उसमें ऐसा होगा कि आपका अपना एक नेटवर्क हो गया प्राइवेट, इसका IP एड्रेस दुनिया को नहीं पता लगेगा, ये छिपा हुआ है, तो इसको कहते हैं VPN। वेब आने से पहले से भी एक इंटरनेट के मार्फत फाइलों को भेजने का एक तरीका ईजाद हुआ जिसको कहते हैं ईमेल। ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक, मेल मतलब डाक। तो ये कंप्यूटर में एक से दूसरे को इंटरनेट के मार्फत जो डाक भेजी जाती है उसको ईमेल कहते हैं। और डाक में आप कुछ भी भेज सकते हैं, पार्सल भेजिए, कुछ भेजिए, यानी कि फ़ोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट, कुछ भी भेजिए। तो बड़ी कंपनियां जो इस तरह की सर्विस देती हैं उनके नाम हम आपको बताते हैं। गूगल है, उसका जो मेल सर्विस है उसको जीमेल बोलते हैं, और याहू है, उसको याहू मेल बोलते हैं। तो आपके पास अगर ईमेल अकाउंट है, गूगल का जीमेल है, तो आप यहाँ कोई चीज़ टाइप करिए, कुछ उसके साथ अटैच करिए अपना फ़ोटो, वीडियो वगैरह, उसका एड्रेस आपको पता होगा जिसको आपको भेजना है, वहाँ भेजिए, वहाँ चला जाएगा। अब हम बात करते हैं वेब की, यानी जो सामग्री पूरे दुनिया के कंप्यूटरों में स्थित है। अब वेब की जो सामग्री है वो आपके हमारे कंप्यूटर में नहीं है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के सर्वर होते हैं, बहुत कंप्यूटर होते हैं, वो दिन रात जुड़े रहते हैं इंटरनेट के साथ, उनमें वेबसाइट होती हैं। अब वेबसाइट क्या होती है? देखिए, जब ये इंटरनेट शुरू हुआ तो हुआ कि कुछ चीज़ें भेजी जाएं इधर से उधर, ईमेल पता लग गया। एक दूसरा हुआ फाइलें भेज सकते थे, एक उसके लिए प्रोटोकॉल बना, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, FTP। उसके बाद क्या हुआ कि ये हुआ कि साइंटिस्ट के बीच में कुछ लिखो और वहाँ पहुँच जाए, ऐसी कोई व्यवस्था हो।
तो एक पेज बना जिसको कहते हैं वेब पेज। अब ये वेब पेज आपने यहाँ कुछ लिखा, वहाँ वाले को मिलेगा तो उसको पढ़ेगा कैसे? तो धीरे धीरे करके एक व्यवस्था बनी, एक लैंग्वेज बनी, एक प्रोटोकॉल बना। तो जो प्रोटोकॉल है उसका नाम है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट मतलब ये विशेष तरह का जो टेक्स्ट है इसको ट्रांसफ़र करने का जो कायदा कानून है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल HTTP। और जो इसमें पहला लैंग्वेज बना उसका नाम है HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप लैंग्वेज बोलते हैं इस तरह की लैंग्वेज को, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML। तो और भी हम एक दो जो प्रमुख भाषाएं हैं उनके नाम हमने यहाँ दे दिए हैं। एक CSS है जो HTML के डॉक्यूमेंट में स्टाइल मारता है, खूब उसको अच्छा बना देता है, तो उसको कहते हैं CSS, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। और दूसरा XML जो कि मार्कअप लैंग्वेज है लेकिन वो HTML से काफ़ी आगे है, तो एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। अब वेब पेज आपने बना दिया, उसको जहाँ रखना है तो ऐसी जगह को कहा गया वेबसाइट। तो एक वेबसाइट में एक या एक से ज़्यादा वेब पेज हो सकते हैं। और जो बड़ी बड़ी वेबसाइट होती हैं, जैसे आपके अखबारों की जैसे बहुत बड़ी वेबसाइट हैं, वो कई सुविधाएं देते हैं वेब पेजेस के अलावा, तो उनको कहते हैं पोर्टल। तो दुनिया में अरबों अरबों वेबसाइट हैं, लाखों पोर्टल हैं और वेब पेजेस तो खरबों तक हैं। अभी वेबसाइट आपको मिलती कैसे है? देखिए, ये भी IP एड्रेस का खेल है। IP एड्रेस से आप एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट में पहुंच जाते हैं। तो ये सारा जो वेब होता है इसमें तो अरबों अरबों चीज़ें लिखी जा रही हैं रोज़। इतने सारे फेसबुक की पोस्ट हैं, इतने सारे न्यूज़ है, ये सब लिखा जा रहा है। तो इसको ढूंढा कैसे जाए, इसके लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया गया जिसका नाम है सर्च इंजन। तो ये दिन रात लगा रहता है ढूंढने में सारी वेबसाइट को, वेब पेज को, और फिर उनको खानों में रखता है। देखो, ये खाना बनाने वाली चीज़ें हैं, ये गेम वाली है, ये म्यूज़िक वाली है, फिर उसके भी हिस्से करता है। ये भारतीय खाना है, विदेशी खाना है। तो आपने फट से कोई चीज़ ढूंढा, निकाल के दे देता है और 1 सेकंड में आपको लाखों रिजल्ट दे देता है। उनमें से जो आपको पसंद है वो आप उपयोग करिए। तो अब हम आपको बताएं कि जो सबसे प्रमुख इस समय जो सर्च इंजन है उसका नाम है गूगल। कहते हैं वो गूगल करके ढूंढ लो। और उससे बहुत छोटा है लेकिन जो दूसरे नंबर का है उसका नाम है बिंग। अब आप ये मत सोचिए कि सारा जितना भी वेब में, www में जितना भी सामग्री है सब सर्च इंजन ढूंढ लेता, नहीं, ये तो 5% ढूंढ पाता है। वेब में तो इतना काम होता है कि अनंत। अब होता क्या है कि जैसे हमने कोई बैंक का कुछ किया, आपने पेटीएम से कुछ किया, तो ये सब सर्च नहीं कर सकता और करना भी नहीं चाहिए क्योंकि ये हमारा प्राइवेट मामला है। तो इसको कहते हैं डीप वेब। जो चीज़ों को सर्च इंजन नहीं ढूंढ सकता वो गहरा है, मतलब गहरे में आप हाथ डाल के नहीं ढूंढ सकते, तो उसका नाम हो गया डीप वेब। अच्छा, वो एक ऐसा अंधेरा कोना भी वेब का है जिसको हम अंधेरे की वजह से डार्क वेब कहते हैं, जहाँ ये आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोग, हैक करने वाले, हमने पिछले एक खंड में आपको बताया था मालवेयर, वायरस वगैरह, ये सब पैदा होता है, वहाँ सबका खरीद फरोख्त होता रहता है। ये डार्क वेब कहलाता है। जो साइबर सिक्योरिटी वाली एजेंसी होती हैं, जो पूरे तंत्र को, उसकी पुलिसिंग करती हैं, पूरे इंटरनेट को, वेब को, वो भी वहाँ पहुँचने में बड़े उनको परेशानी होती है। तो इसको कहते हैं डार्क वेब। तो देखिए, पहले तो क्या होता था, जो वेबसाइट बनती थी वो बिल्कुल मूक बधिर की तरह होती थी। उन्होंने कुछ लिख दिया, आप पढ़ो पढ़ो, नहीं पढ़ो तो मत पढ़ो। उसके बाद क्या हुआ, ब्लॉग बनने लगे। उनमें वेबसाइट होती है, उसमें आप कमेंट कर सकते हैं, और फिर ब्लॉग सारे लोग बनाने लगे। उसके बाद क्या हुआ कि सोशल मीडिया आ गया। आप अपना अकाउंट बनाइए, दूसरे से बात करिए, कमेंट करिए, सब कुछ करिए। तो ये सब जो तंत्र बन गया जिसमें कि बातें हो सकती हैं, लोगों के पास भी अधिकार होता है कि वो भी अपनी बात कह सकें, इस सारे तंत्र को कहते हैं सोशल मीडिया। इसमें हमने बड़े डिटेल से, वीडियो नंबर 12 देखिएगा, वहाँ हमने बहुत डिटेल से आपको समझाया है। तो इस सारे सोशल मीडिया भी है और ब्लॉग भी हैं, जो आपके चैट वाले ऐप हैं जैसे कि व्हाट्सएप है, ये सब भी हैं। तो ये सारे को कहा गया वेब 2 या वेब 2.0। ये मान लिया गया कि जो बिल्कुल पुरानी वाली वेबसाइट थी उसको हम वेब 1 कहेंगे, और ये जिसमें इतना सारा हो सकता है इसको वेब 2 कहेंगे। अब हम इस बात पे आते हैं कि वेबसाइट किस तरह रहती है और हम कैसे पहुंचते हैं। देखिए, हमने IP एड्रेस पहले बताया। हर वेबसाइट का अपना IP एड्रेस होता है क्योंकि वो किसी कंप्यूटर पर स्थित होती है।
लेकिन आप हर समय ऐसा तो नहीं लिखते ना 1.2.3 45.5 ऐसे नहीं लिखते। अब हमारा एक छोटा सा वेबसाइट है computerbabachannel.blogspot.com। अगर आप अपने ब्राउज़र में ये टाइप करेंगे तो वो वहाँ पहुँचा देगा जहाँ हमने सारे लिस्ट किए हुए हैं जितने वीडियो हम बनाते हैं। लेकिन आपने तो ऐसा नाम टाइप किया और पहुँचना है उसको वेब एड्रेस में, तो इसके लिए फिर एक नई युक्ति बनाई गई जिसको कहते हैं डोमेन नेम सर्विस, और जो सर्वर होते हैं उनको कहते हैं DNS। एक संस्थान ऐसा है जो कि हर वेबसाइट को नाम देता है, एक खरीदना पड़ता है, और उनके अंत में .com और .in इस तरह की चीज़ें होती हैं। वो उसके पीछे वाले एड्रेस से जुड़ जाता है। अब जैसे हमने यहाँ चित्र में लिखा है computerbabachannel.blogspot.com, इसके नीचे उसका IP एड्रेस है। अगर आप इसको टाइप करेंगे तो ये वहाँ नहीं पहुँचेगा। ये इस तरह का है कि क्योंकि हमारा बहुत छोटा सा वेबसाइट है, बहुत बड़े वेबसाइट के गूगल के अंदर बना हुआ है, तो ये ऐसा हुआ कि आपके 4 मंजिल का मकान है, उसमें सब भाई बहन वगैरह अलग अलग तल में रहते हैं, तो पोस्टमैन तो एक जगह आके बता देगा उस एड्रेस में। अब आपको मिल जाएगा वहाँ, लोकल पता है आपको किस भाई का है। तो ऐसा क्या है कि जब आप इसको टाइप करेंगे गूगल की उस जगह पहुँच जाएगा, उसके बाद फिर जो लोकल है वो तो लोकल वाला बताएगा, लेकिन जो ये नाम है ये नाम बिल्कुल लोकल तक पहुँचा देगा। तो ये DNS इस तरह आपके IP एड्रेस को बदलता है वेबसाइट के ऐसे नाम में जिसको आप याद कर सकते हैं। और जो हम याद करने वाला लिखते हैं ना, ये वेब एड्रेस, इसको कहते हैं URL, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। यूनिवर्सल मतलब जो पूरी दुनिया में व्याप्त है, रिसोर्स का मतलब कौन सी चीज़, लोकेटर मतलब जो लोकेट करता है, ढूंढता है। तो कहते हैं उस वेबसाइट का URL बताओ, तो इसका मतलब उसका पूरा एड्रेस बताओ जहाँ टाइप करके आप पहुँच सकते हैं। आपको याद दिला दें कि आपको वीडियो को सब्सक्राइब करना है ताकि आपको नए वीडियो मिलते रहें। हम कभी कभी इतने बड़े वीडियो बना देते हैं और ज़्यादातर वीडियो हमारे जानकारी वाले और टिप वाले छोटे वीडियो होते हैं। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाइए। इस सेक्शन में हम बात करेंगे स्टोरेज की और फाइल सिस्टम की। बहुत सारे प्रश्नों के आपके उत्तर मिलेंगे, जैसे कि फाइल सिस्टम क्या होता है, डिस्क में फाइलें कैसे रखी जाती हैं, कितनी तरह की डिस्क होती हैं, एक्सटर्नल डिस्क जो होती हैं किस तरह की होती हैं, ये SSD क्या होता है, ये फ्रेगमेंटेशन और डीफ्रेगमेंटेशन क्या होता है, फाइलों के नाम किस तरह बनते हैं। तो फाइल क्या होती है, यहाँ से शुरू करते हैं। फाइल एक डाटा का एक सेट है। जैसे आपका एक वीडियो फाइल है, वीडियो जहाँ से शुरू हुआ जहाँ तक अंत हुआ एक फ़ाइल हो गया, उतना डाटा उसमें अंदर तो उसमें 0 और 1 की तरह डाटा है। जब आप किसी ऐप में चलाएंगे जो कि वीडियो चलाती है तो आपको वीडियो दिखाई देगा, तो वो जो डाटा है वो वीडियो की फ़ाइल है। अब उसके आप 4 हिस्से कर लिए तो 4 फाइल हो गया। उस वीडियो में कुछ और जोड़ के एक बड़ा वीडियो बना लीजिए, वो 1 फाइल हो गया। तो ये वो फाइल। अब फाइल को जब रैम से आता है या किसी आप एक्सटर्नल चीज़ से आप स्टोरेज के अंदर डालते हैं तो वो जमा होता है उसमें। तो ऐसा नहीं कि कहीं भी आपने रख दिया, उसका एक तरीका होता है रखने का, इसको फाइल सिस्टम कहते हैं। पहले एक फाइल सिस्टम चलता था, उसका नाम था फैट, फाइल एलोकेशन टेबल। अभी भी पुराने कंप्यूटरों में वो होता है, लेकिन अब वो सिस्टम बदल गया क्योंकि उसका जो उसकी क्षमता थी वो कम हो गई। अब खूब सारा डाटा होता है, तो एक नया सिस्टम आया जिसको कहते हैं NTFS, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। होता क्या है कि डिस्क है आपका, उसमें एक एक करके फाइल जमा होता जाता है। अब एक बड़ा सा फाइल आया आपका, उस जगह में जगह नहीं था तो आपने उसको कहीं और रख दिया। अब घर में देखिए ना, आप एक बोरा आटा ले आए, आटा रखने का आपका घर में एक ड्रम रखा है, उसमें केवल 10 किलो आटा आता है, बाकी 90 का आपने कहीं और रख दिया। अब लेकिन जब रैम में ये सब लेना होता है पूरा इतना बड़ा डाटा को, तो वो यहाँ भी ढूंढता है, यहाँ भी ढूंढता है, और ये टुकड़ों में रखा हुआ है। तो इसको कहते हैं फ्रेगमेंटेशन, यानी टुकड़े हो जाना। तो डिस्क में जब बहुत सारा काम होता है, बहुत आप काम करते रहते हैं, फाइलें डालते निकालते रहते हैं, तो उसमें फ्रेगमेंट जमा हो जाते हैं, टुकड़े, तो उससे स्लो हो जाता है। तो ये विंडोज़ में आप अगर ढूंढेंगे तो इसमें आपको डीफ्रेगमेंटेशन का एक ऐप मिलेगा, उसको आप चला देंगे तो वो क्या करता है, सब टुकड़ों को एक साथ जोड़ देता है। तो इससे अगर कंप्यूटर इसकी वजह से अगर स्लो हो रहा होगा तो उसकी स्पीड तेज़ हो जाएगी। इस प्रोसेस को, ये जो काम हो रहा है, इसको कहते हैं डीफ्रेगमेंटेशन।
अच्छा, फाइल को जो स्टोर करने का वो है पूरा ड्राइव है। तो इस ड्राइव को जब आप ख़रीदते हैं नया, अगर आजकल बहुत बड़ा ड्राइव होता है तो इसको पार्टीशन कर देते हैं। ये ऐसा हुआ कि जैसे आपके घर में मान लिया 6 कमरे हैं, 4 कमरों का उपयोग हो रहा है, एक मेहमान का कमरा है वो आपने बंद रखा, जब कोई मेहमान आएगा तो खोल देंगे, तो कुछ हिस्से इसमें अलग रख देते हैं। इसको कहते हैं पार्टीशन करना। अब हर पार्टीशन को एक नया नाम मिल जाता है, ड्राइव कहते हैं उसको। वो एक इतनी ड्राइव हो जाती हैं एक ही डिस्क के अंदर। उस ड्राइव के अंदर फाइलें रखने से पहले अलग अलग तरह के फ़ोल्डर बनाते हैं। जो सबसे बड़ा फ़ोल्डर होता है उनको कहते हैं डायरेक्टरी, उससे छोटे फ़ोल्डर, आखिरी में फाइल। ये ऐसे ही हुआ जैसे कि आपके पास किताबें हैं, आपने एक बक्से में रखी, फिर एक तरह की किताबें एक बक्से में, दूसरी तरह की दूसरे में, और सारी किताबें एक खाने में रख दी। तो इस तरह सामान सजाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। फाइलों के बारे में आपको ये जिज्ञासा होगी कि फाइलों के नाम किस तरह लिखे जाते हैं। अब जैसे हमने वेबसाइट के नाम में बताया कि लास्ट में .com, .in ऐसा कुछ लिखा रहता है। अब यहाँ क्या होता है, जब आप फाइल रखते हैं तो उनका भी एक लास्ट में उसको एक्सटेंशन बोलते हैं। जनरली 3 वर्णों का होता है, ज़्यादा और कम भी हो सकता है। जैसे है डॉट लगा के उसके बाद DOC, तो ये डॉक्यूमेंट होता है, यानी लिख के कुछ बनाया हुआ है। ऐसी जो वीडियो फाइल होती है, एक बहुत कॉमन उसका एक फाइल का तरीका जिसको फॉर्मेट कहते हैं, फाइल फॉर्मेट होता है MP4। ऐसी जो बहुत प्रचलित फ़ोटो का जो फाइल फॉर्मेट है वो है JPG। अब क्या होगा कि ये इस तरह से अगर फाइल का नाम होगा तो अगर आप इस फाइल को क्लिक करके खोलेंगे तो इसका जो ऐप है जो इस फाइल को पढ़ सकता है वही खुलेगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपने एक DOC डॉक वाली फाइल में आपने JPG लिख दिया तो और उसमें वीडियो वो फ़ोटो में बन गया, नहीं, ऐसा नहीं। वो उसके अंदर किस फाइल को किस तरह लिखा गया है उसी तरह का ऐप उसको पढ़ सकता है। SSD जो आप स्टोर करते हैं कंप्यूटर के अंदर, उसमें जो हार्ड डिस्क पहले से चलता आ रहा है, इसमें ये ग्रामोफोन की तरह होता है। इसमें एक सुई होती है, घूम के ढूंढती रहती है कौन सी चीज़ कहाँ पर है। इसलिए इसकी एक क्षमता में एक लिमिटेशन होता है। एक ये होता है कि एक सीमा से ज़्यादा बहुत तेज़ी से काम नहीं कर सकता। तो अब नई जो डिस्क लग रही हैं उनको कहते हैं सॉलिड स्टेट ड्राइव, SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव। इसमें क्या होता है, एक उसको मेमोरी बोलते हैं, उस मेमोरी से कंफ्यूज मत करिएगा, उसको कहते हैं फ्लैश मेमोरी। इसमें छोटा छोटा हिस्सा का अपना एक तरीका होता है जिसको कि कंप्यूटर पहचान लेता है। तो आपका कोई चीज़ है उसके बीच में पड़ा है, वहाँ से भी उठा लेगा, और किनारे पड़ा है वहाँ से भी उठा लेगा। ऐसा नहीं कि ग्रामोफोन की तरह आप वो घूमता रहेगा सुई तब उसको मिलेगा। तो ये बहुत फास्ट होती है, लेकिन ये महंगी होती है। अब ये तो हुआ इंटरनल स्टोरेज। अब देखिए एक्सटर्नल स्टोरेज जो बाहर होता है, इसको कहते हैं पोर्टेबल मीडिया। बहुत पहले जब कंप्यूटर नहीं आए थे, एक फ्लॉपी डिस्क होता था, इतना चौड़ा सा, पतला सा प्लास्टिक की शीट होती थी, उसमें डाटा लिखा रहता था। उसके बाद एक आया छोटा वाला फ्लॉपी, उसमें 1.44 करीब 1.5 मेगाबाइट की उसकी कैपेसिटी होती थी। उन दिनों वो भी बहुत लगता था। लेकिन उसके बाद जब ये वीडियो और ये सब चलने लगा तो एक कितना GB का तो एक पिक्चर होता है। तो फिर CD आया, CD में 700 करीब मेगाबाइट MB उसमें स्पेस होता था, उससे भी बात नहीं बनी। फिर DVD आया जिसमें 4 या 8 GB तक का स्पेस होता है, ये तो अभी भी प्रचलन में है। एक अलग इसी की तरह का एक ब्लू-रे डिस्क होता है, उसमें 25-50 GB ज़्यादा डाटा होता है, लेकिन वो इतना पॉपुलर नहीं है। और उससे अगर आपको ज़्यादा स्टोरेज चाहिए बाहर, तो जैसे आप SD कार्ड होता है मोबाइल में, ऐसी एक USB ड्राइव होता है। वो USB से ये जो एक्सटर्नल चीज़ें हैं ये चिपक जाती हैं। एक तो होता है पेन ड्राइव, इसको USB ड्राइव भी कहते हैं। ये शुरू में कुछ 8 MB वगैरह वगैरह का आता था, अब तो बहुत बड़ा आने लग गया है, बहुत ज़्यादा स्पेस वाला आने लग गया है। इसी तरह हार्ड डिस्क भी बाहर हो सकता है। तो उस हार्ड डिस्क में इस तरह का तार लगा रहता है जो कि आप USB से इसको फ़ोन के साथ जोड़ सकते हैं। ये वीडियो अधूरा रह जाएगा अगर हम ये नहीं बताएं कि नई क्या क्या तकनीकें आ रही हैं। तो इस सेक्शन में हम जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हो रहे हैं, जो चर्चाएं होती हैं कि ये नया आ गया, तो उनके बारे में जल्दी से कुछ बातें करते हैं। तो इसमें आपको पता लगेगा कि क्रिप्टो करेंसी क्या होता है, 5G क्या होता है,
वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस तरह की कुछ बातें हम एक एक करके बताते हैं। अब जो कंप्यूटर है इसका भी विकास हुआ, और दूसरी तरफ ये जो नेटवर्क वाला टेक्नोलॉजी है इसका भी विकास हुआ। जैसे आप सुनते हैं कि आजकल 4G है और अब 5G आने वाला है, तो उसमें डाटा बहुत ज़्यादा आपके फ़ोन में आ जाता है। इसी तरह जो कंप्यूटर हैं, जो शुरू में पहले तो मशीनें चलती थी, उसको आप पहले जनरेशन या पहला युग बोलें इसका, तो इस तरह हम अभी करीब 5वें जनरेशन में हैं। और अब इसमें जो नई चीज़ आ रही है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसका मतलब कि कंप्यूटर को आप कुछ सिखाते हैं, उसके आगे वो खुद सीख लेता है। इसका मतलब उसका जो इंटेलिजेंस है, उसका जो दिमाग है, वो अपना हो जाता है। तो इसकी बहुत संभावनाएं हैं कि आगे तो ऐसा लगता है कि कंप्यूटर ही इंसान की जगह ले लेगा बहुत सारी चीज़ों में। इसका एक छोटा उदाहरण जो कि अभी सब जगह लागू होता है वो है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग में ये होता है कि आप कंप्यूटर को कुछ बता देते हैं कि भाई ऐसा करना है, कुछ सॉफ्टवेयर लिख देते हैं, उसके आगे वो करता रहता तो सीख लेता है। सर्च जो था पहले ठीक से नहीं पता लग पाता था कि आदमी एप्पल लिखा तो ये एप्पल का मतलब एप्पल कंपनी है या एप्पल खाने वाला है। अब जो सर्च इंजन है वो पता लगा लेता है कि अगर आपने उसके आगे पीछे क्या लिखा हुआ है उसको पढ़ के वो पता लगा लेता है कि ये किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो मशीन लर्निंग होता है, मशीन खुद सीख रही है, उसका सॉफ्टवेयर खुद सीखता है। आप कहीं भी जाते हैं, किसी को मैप बताते हैं, गाड़ी चलता है तो उसमें आप GPS लगा लेते हैं तो रास्ता आपको बता देता है। ये कैसे होता है? तो इसके लिए क्या होता है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम यानी GPS काम करता है। इसमें एक हमारी दुनिया के चारों तरफ कुछ ऐसे सैटेलाइट होते हैं जो कि चारों तरफ से इसको देखते रहते हैं, और आपके फ़ोन में एक ऐसा कनेक्शन लगा होता है जो कि वहाँ से डाटा को पकड़ता है और उसका अक्षांश देशांतर वो हर समय बताता रहता है। तो कहाँ से कहाँ गए वो उसको नाप के आगे बताता रहता है। इसको कहते हैं GPS। अब ये ऑगमेंटेड रियलिटी या AR और VR या वर्चुअल रियलिटी क्या होता है? देखिए, अब एक नया तकनीक चला है जिसमें कि आप यहाँ बैठ के अपने दोस्त से बात कर रहे हैं, आप अपनी जगह हैं, वो अपनी जगह है, लेकिन यहाँ से कुछ चीज़ आपको और दिखा सकते हैं। तो इसमें कुछ ऐसा बना होगा, यहाँ पर आपने उसको बताया चाय पी रहा हूँ मैं, तो उसके सामने एक कप बन जाएगा। फिर उसको ये लग सकता है, आपने कहा मैं टेबल में बैठा हूँ, चलो बात करते हैं, तो एक टेबल जैसा बन जाएगा जिसमें ऐसा लगेगा कि वो और आप सामने बात कर रहे हैं। जो ऑपरेशन होता है इसमें बड़ा काम का है। अब यहाँ पर कोई ऑपरेशन कर रहा है गांव में, गांव के अस्पताल में, और उसको कुछ चीज़ नहीं आता तो कहीं और से वो जुड़ा हुआ है। यहाँ वाला वीडियो भेज के वो तो बता सकता है वहाँ वाला कि भाई तुम ये सही ऐसे करो, लेकिन उसमें ये भी बता देगा कि कैंची तुम्हारा देखो इधर चल रहा है या ऐसे करो। तो इसको कहते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी। ऑगमेंटेड मतलब बढ़ाया हुआ, जो आपकी चीज़ें हैं, जो रियलिटी है उसमें कुछ नया विस्तार दे दिया। दूसरा होता है वर्चुअल रियलिटी। इसके लिए आँख में देखिए चित्र हमने दिया है साथ में, तो ये लगते हैं बड़े महंगे हैं अभी। तो इसमें जब आप देखते हैं तो आपको दुनिया बिल्कुल बदल जाता है। कोई पिक्चर भी आपने अगर देखा हो तो जिसमें कोई घूंसा मारता तो ऐसा लगता हमको लग रहा है, तो इसमें उसी तरह का फील होता है। इसमें जो रियलिटी है वो बिल्कुल वर्चुअल का मतलब हवाई। तो ये मनोरंजन एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में ये बड़ी क्रांति जैसा लाता है। बिल्कुल ऐसा लगता है, गेम वाले जो होते हैं उनको ऐसा लगता है कि दूसरे के साथ हम लड़ाई कर रहे हैं या उसके कार के साथ हम चिपका के चल रहे हैं और ये टकरा गए। तो इसको कहते हैं वर्चुअल रियलिटी। अब हम बताते हैं डिजिटल असिस्टेंट क्या होता है। आपने बहुत बार देखा होगा, जब आप मोबाइल में गलती से इधर उधर हाथ लगता है तो अचानक आ जाता है कि आप बोल के बताइए हम आपकी क्या सेवा करें। कभी हुआ होगा आपके साथ स्मार्टफोन में। तो उसमें क्या होता है, गूगल असिस्टेंट होता है इसके अंदर, क्योंकि ये एंड्रॉयड जो है ये गूगल का बना हुआ है। तो वो कहता है कि भाई आप हमसे कुछ बात करिए, हम आपका ये काम कर देते हैं। ऐसे जो नए स्मार्ट टीवी आ रहे हैं उसको भी आप बोलिए कि भाई ये चला दो, वो चला देता है। तो इनको कहते हैं डिजिटल असिस्टेंट। असिस्टेंट की तरह आपकी मदद करने के हेल्पर की तरह काम करता है। तो विंडोज़ में एक होता है, उसका नाम है कोर्टाना। तो बाईं तरफ बिल्कुल नीचे की तरफ वहाँ पर आ जाता है कि आप यहाँ टाइप करिए, कोर्टाना आपको बता देगा। मैक का जो लैपटॉप वगैरह होता है उसका जो डिजिटल असिस्टेंट है उसका नाम है सिरी, और ये एंड्रॉयड वगैरह में तो गूगल असिस्टेंट है। अब एक नया कंसेप्ट और बताएं हम आपको, IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी चीज़ों का इंटरनेट।
अभी विदेशों में, जहाँ बहुत विकसित देश हैं, बहुत पैसा है लोगों के पास, वहाँ तो बहुत आम हो गया है, यहाँ अभी बहुत कम है। इसमें क्या है कि आपके घर की हर चीज़ स्मार्ट हो जाती है। आपका चूल्हा भी स्मार्ट चूल्हा है, आपका फ्रिज स्मार्ट है, आपका पंखा भी स्मार्ट है, आपका टीवी, आपका मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, ये तो सब स्मार्ट हैं ही। तो आप ऑफिस में हैं, आपने घर में चूल्हे से कहना है कि भाई तुम चावल चढ़ा दो, तो वहीं से आपने कहा ये चावल चढ़ा देगा। तो सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ गई। तो आप घर की चीज़ों को आप कह सकते हैं कि भाई तुम काम करो, या वो ख़राब हो गई तो आपको बता सकता है कि भाई हम ख़राब हो गए, हमको ठीक करो। तो इसको कहते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT। एक आपने सुना होगा क्वांटम कंप्यूटिंग, या ये सुना होगा कि नई तरह के कंप्यूटर आने वाले हैं, क्वांटम कंप्यूटर। तो ये एक ऐसे कंप्यूटर होंगे जो आज के कंप्यूटरों की तुलना में कई हज़ार गुना तेज काम करेंगे। वो कैसे होगा कि अभी तो क्या होता है, शून्य और एक, आपने कई बार देख लिया है, इसी का खेल होता है सारा कंप्यूटिंग में। अब एक अवधारणा ये है कि भाई शून्य और एक के बीच में भी बहुत सारे और चीज़ हो जाए, तो इतने गुना हर स्विच जो है वो कई चीज़ बोलेगा फिर, और उसको आप 2 से जैसे गुणा करते हैं, फिर आप 10 से गुणा करेंगे तो अचानक वो करोड़ों अरबों हो जाएगा। तो कंप्यूटर बहुत तेज हो जाएगा। इसमें भी काम चल रहा है, और जो इसके बिट होते हैं, या जो बिट होंगे जो कहा जा रहा है, उनका नाम होगा क्यूबिट, क्वांटम बिट। अब इस सेक्शन के अंत में हम ये बताएं आपको कि क्रिप्टो करेंसी क्या होती है। आपने अखबार में या न्यूज़ में पढ़ा होगा कि वो बिटकॉइन लेके भाग गया, बिटकॉइन का दाम बहुत बढ़ रहा है, बिटकॉइन बहुत चल रहा है। ये बिटकॉइन क्या होता है? बिट तो आपको पता है, बिट, एक बिट, कॉइन का मतलब सिक्का। तो ऐसा करेंसी या ऐसा रुपया पैसा जो कि बिट में चलता है, डाटा से चलता है, वो हुआ बिटकॉइन। तो ऐसी सारी करेंसी को कहते हैं क्रिप्टो करेंसी, कि इनको कोई बैंक नहीं चलाता। और इसका एक टेक्नोलॉजी जो होता है, क्योंकि इसमें बैंक में जब आपका पैसा होता है तो उसका हिसाब किताब के लिए एक रजिस्टर होता है, लेजर होता है, इसमें तो कुछ नहीं होता। तो एक इसमें एक नई तरह का टेक्नोलॉजी काम, आप इसको कहते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो उसमें अपने आप रजिस्टर बनता रहता है, गुणा भाग होता रहता है, किसी को कुछ पता नहीं लगता, क्योंकि ये छिपी हुई है। क्रिप्टो का मतलब छिपा हुआ, क्योंकि ये छिपी हुई करेंसी है, तो इसका अभी तो अपराधी लोग बहुत इसका उपयोग कर रहे हैं। हालांकि कुछ लोग इसमें पैसा भी लगा रहे हैं, जैसे ज़मीन में पैसा लगाते हैं, शेयर में लगाते हैं, तो इसमें भी लगा रहे हैं। तो ये आपके काम का नहीं है। जो बहुत पैसा जिनके पास अनाप शनाप है उनको करने दीजिए। इस अंतिम सेक्शन में हम बात करेंगे कुछ ऐसे चीज़ें जो कि बड़ा कंफ्यूज करती हैं कंप्यूटर के क्षेत्र में। ये कन्फ्यूजन इसलिए भी होता है क्योंकि हम चीज़ों को नहीं समझते। इसलिए भी होता है कि अलग अलग कंपनी एक ही तरह का चीज़ बनाता है, नया नाम देता है, अलग अलग चीज़ बनाता है, एक जैसा नाम कर देता है। और इसलिए भी होता है कि यहाँ डेवलपमेंट या विकास बहुत तेज़ हो रहा है, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है टेक्नोलॉजी। तो आज कोई नाम होता है, कल को उसका मतलब बदल जाता है। तो ऐसे हमने 20 ऐसी चीज़ें चुनी हैं जिनको हम देखते हैं कि लोग इसमें बहुत कन्फ्यूज होते हैं। तो एक एक करके हम इनके बारे में फटाफट आपको बताते हैं। एक तो है कि सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का समूह होता है। ये हमने कई जगह लिखा हुआ देखा कि सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों के समूह को कहते हैं। ऐसा नहीं है, एक प्रोग्राम को भी आप सॉफ्टवेयर कहेंगे और कई सारे प्रोग्रामों को मिला के भी सॉफ्टवेयर कहेंगे। हमने उदाहरण दिया था, MS वर्ड अपने आप में सॉफ्टवेयर है। MS वर्ड, एक्सेल, एक्सेस, इन सब को मिला के MS ऑफिस है, वो भी एक सॉफ्टवेयर है। पूरे कंप्यूटर में जितना प्रोग्राम रखा है वो भी सॉफ्टवेयर है। दूसरा है कि MS ऑफिस विंडोज़ का भाग होता है। देखिए, विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, MS ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो विंडोज़ का भाग नहीं होता, बहुत बार विंडोज़ के साथ आपको मिल जाता है, लेकिन इसको आपको नहीं तो अलग से लगाना पड़ता है। एक है कि कंप्यूटर एक शॉर्ट फॉर्म है जिसमें C का मतलब कुछ, O का मतलब कुछ, M का मतलब कुछ, ऐसा बहुत लोग बताते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। कंप्यूटर अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से बना है जिसका मतलब होता है संगणना करना। चौथा कि सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में सिस्टम सॉफ्टवेयर, फ्री सॉफ्टवेयर, इस तरह की चीज़ें आती हैं। हमने एक उदाहरण देके बताया था कि हम पुरुष भी हैं, उम्र दराज भी हैं, बिहारी भी हैं। तो हम अगर राज्यों की कैटेगरी आई तो हम बिहार के हो सकते हैं या यूपी के। अगर पुरुष या स्त्री की आई तो हम पुरुष हैं। तो एक ही सॉफ्टवेयर कई कैटेगरी में हो सकता है, लेकिन उनको आपस में मिक्स नहीं करना है। एक है कि हार्ड ड्राइव भी एक तरह की मेमोरी होती है। हमने इसके बारे में विस्तार से पहले चर्चा की है।
अगर अब मेमोरी की साफ बात हो तो हार्ड ड्राइव को आप मेमोरी में नहीं मानते। 1 KB में 1024 नहीं 1000 बाइट होती है। देखिए हमने ये किलो बाइट मेगाबाइट इसका आपको बताया कंसेप्ट क्या है। मैट्रिक सिस्टम में किलो का मतलब 1000, मेगा का मतलब 1000 का 1000 गुना इस तरह बढ़ता है। तो आम भाषा में तो 1 किलो बाइट में 1000 बाइट होती है। लेकिन अगर कहीं आपसे कोई प्रश्न पूछे कि भाई 1 किलो बाइट में ऐसा है तो 5 किलो बाइट में कितनी बाइट होंगी, तो इसका मतलब वो आपको जानना चाह रहा है कि इसको 1024 का पता है या नहीं, तो उसको समझ के वैसा उत्तर देना है। एक प्रश्न है कि 1 KB की फाइल है आपके पास और 1 kbps की स्पीड है, तो डाउनलोड करने में इसका मतलब 1 ही सेकंड लगेगा? नहीं। जब आप स्पेस, मेमोरी, इन चीज़ों की गणना करते हैं तो KB जो होता है वो किलो बाइट होता है, और जब आप डाउनलोड, अपलोड, ट्रांसफ़र की स्पीड की बात करते हैं तो KB का मतलब किलो बिट होता है। तो 1 बाइट में 1 बिट होता है। इसका मतलब 1 KB की फाइल को 1 kbps की स्पीड से ट्रांसफ़र होने में 8 सेकंड लगेंगे, क्योंकि 1 बाइट में 8 बिट होती हैं। अगला है कि इंटरनेट का दूसरा नाम वेब है। लोग इन दोनों को एक तरह ही प्रयोग करते हैं, ऐसा नहीं है। इंटरनेट तो वो माध्यम है जिससे कि डाटा इधर से उधर जाता है। इसमें तार होते हैं, इसमें और कुछ उसके साथ जुड़ी मशीनें होती हैं, इसमें स्विच होते हैं, राउटर होते हैं और सॉफ्टवेयर भी होता है। और जो वेब होता है, जो इंटरनेट से जुड़े हुए कंप्यूटर हैं बड़े, उनमें रखी हुई सामग्री जो होती है, उसके अंदर जो फाइल हैं, जो सब चीज़ें हैं, उनको, उनके जाल को वेब कहते हैं। एक ये है कि कुछ लोग सोचते हैं कि मॉलवेयर और वायरस दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। ऐसा नहीं है। मॉलवेयर उन सारे सॉफ्टवेयर को कहते हैं जो कि नुकसान पहुंचाने वाले या परेशान करने के होते हैं। वायरस उनमें से एक होता है। अब है USB एक स्टोरेज डिवाइस है। देखिए USB को कोई ऐसा कह देता है कि ये USB ले आओ, इसमें डाटा ले जाओ। USB तो उस कनेक्शन को कहते हैं जिसमें कि बिजली और डाटा दोनों एक साथ आ जा सकता है। अगर आपको ये कहना है कि कोई एक स्टोरेज की डिवाइस है तो उसको USB डिवाइस बोलिए या पेन ड्राइव बोलिए या USB ड्राइव बोलिए। खाली USB का मतलब तो कनेक्शन है। कन्फ्यूजन ये होता है कि ब्लॉग क्या होता है। भाई ये तो सोशल मीडिया का हिस्सा है, ये वेबसाइट थोड़ी है। जितना सोशल मीडिया है सब किसी न किसी तरह से वेबसाइट है एक तरह का, और ब्लॉग तो वेबसाइट बिल्कुल ही है। ये तो ऐसा वेबसाइट है जिसमें कि जो पोस्ट करते हैं वो अलग तरह से सजाया हुआ होता है और कमेंट वगैरह की भी सुविधा होती है। अब ये भी कहा जाता है कि क्योंकि मोबाइल भी एक कंप्यूटर है, टैब भी कंप्यूटर है, तो कैलकुलेटर भी कंप्यूटर है। नहीं, कैलकुलेटर कंप्यूटर नहीं है। कैलकुलेटर जो है वो केवल कैलकुलेट करके छोड़ देता है। कंप्यूटेशन यानी संगणना में कई तरह के कैलकुलेशन होते हैं, एक के बाद एक होते हैं, सेट में होते हैं। उसका एक मेमोरी का सिस्टम होता है, उसमें किस तरह डाटा को प्रोसेस करना है उसका एक तरीका होता है। तो अगर वो चीज़ें नहीं हैं, एक खाली गणना 1+1+2 करने वाला कैलकुलेटर है, तो वो कंप्यूटर नहीं है। अब COLOUR और PROGAMME इस तरह की जो स्पेलिंग है अंग्रेजी की, और यहाँ आप कंप्यूटर के केस में इनके अलग स्पेलिंग देखते हैं, तो बहुत कंफ्यूज रहते हैं लोग कि सही स्पेलिंग अब क्या है। तो इसका उत्तर ये है कि ये जो कंप्यूटर की भाषा है ये अमेरिकन इंग्लिश के हिसाब से बनी है, और ये ब्रिटेन में और हमारे यहाँ जो इंग्लिश है दूसरी तरह की है। हमारे यहाँ कलर की स्पेलिंग COLOUR है और अमेरिका में COLOR है। तो जब आप कंप्यूटर में उपयोग करें तो कलर की स्पेलिंग वो लिखिए जो कि अमेरिकन इंग्लिश में है, COLOR, और प्रोग्राम की लिखिए PROGRAM। लेकिन और जगह इन शब्दों का उपयोग करें तो सही स्पेलिंग लिखिए। कि PC जब शुरू होता है, इसको कहते हैं बूट होना, जब आप ऑन करते हैं तो शुरू होता है कंप्यूटर, तो उसमें शुरू में वो BIOS के नाम से एक प्रोग्राम चलता है और उसके बाद OS चलता है। तो ये भी कन्फ्यूजन होता है कि शुरू से करने से जब तक विंडो पूरा खुल नहीं गया तब तक विंडोज चल रहा था। जब कंप्यूटर शुरू होता है तो पहले एक फर्मवेयर उसमें काम करता है, वो सब देखता है कि बिजली ठीक है, फ़ैन ठीक है, बाकी सब व्यवस्थाएं ठीक हैं, ड्राइवर ठीक हैं, OS ठीक है। तो BIOS जो होता है BIOS, ये एक तरह का फर्मवेयर है। जब ये चल लेता है, कंप्यूटर को ठीक मान लेता है, उसके बाद OS चलता है। ये कहते हैं कि सॉफ्टवेयर अलग चीज़ है, डाटा अलग है। देखिए डाटा भी सॉफ्टवेयर का हिस्सा है, लेकिन अगर आप कहीं कुछ जगहों में अगर आप सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम की तरह आप उसको ले रहे हैं तो उस समय उसका हिस्सा डाटा नहीं है। तो अगर आप कहते हैं ये
सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो वहाँ पर डाटा की बात आप नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब आप पूरे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर की बात करते हैं या कहते हैं भाई इस सीडी में क्या है, क्या सॉफ्टवेयर है, तो इसका मतलब अगर उसमें डाटा भी है तो वो भी सॉफ्टवेयर है। अब कुछ लोग ये मानते हैं कि जो तार से आए वो तो ब्रॉडबैंड है, जो तार से नहीं आए वो ब्रॉडबैंड नहीं है, या उसको वाईफाई से कन्फ्यूज करने लगता है। देखिए, जहाँ भी खूब सारा डाटा किसी भी माध्यम से, चाहे तार के माध्यम से, चाहे रेडियो तरंगों से, किसी भी तरह से आ जा रहा है तो ब्रॉडबैंड है। 5G में जो डाटा मिलता है वो तो पूरा ही ब्रॉडबैंड है। अब डेस्कटॉप एक ऐसा शब्द है जो कई तरह प्रयोग होता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, डेस्कटॉप तो भाई जो डेस्क के ऊपर रखा हुआ है पीसी, वो डेस्कटॉप है। जो पुराना पीसी होता है, अब तो सबके पास लैपटॉप दिखता है, जो ऑफिसों में होता है और डेस्क में रखा रहता है, उसका CPU वाला और सारा ये मशीन अलग होता है और मॉनिटर अलग होता है, वो डेस्कटॉप है। उसको भी डेस्कटॉप कहते हैं। लेकिन जो विंडोज़ सिस्टम है, इसमें जो होम स्क्रीन होता है, जो सबसे पहले खुलता है विंडोज़ शुरू होने में, इसको भी डेस्कटॉप बोलते हैं। और इसमें एक फ़ोल्डर होता है, जो भी आपको होम स्क्रीन में दिखता है वो एक डेस्कटॉप फ़ोल्डर के अंदर होता है। तो इसका अलग अलग तरह से उपयोग हो सकता है। माइक्रो प्रोसेसर, प्रोसेसर और CPU, ये सब क्या पर्यायवाची हैं? माइक्रो प्रोसेसर और प्रोसेसर तो एक ही चीज़ है, लेकिन CPU और माइक्रो प्रोसेसर एक ही नहीं है। CPU तो ऐसा माइक्रो प्रोसेसर है जो उसका दिमाग है सबसे बड़ा, जो बीच में है, सब देखभाल कर रहा है। अब कुछ कंप्यूटर में कई तरह के माइक्रो प्रोसेसर होते हैं। आजकल के जो नए कंप्यूटर आ रहे हैं, इनमें तो ग्राफिक के लिए, वीडियो वगैरह के लिए एक अलग प्रोसेसर होता है जिसका नाम होता है GPU, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, जिनका बहुत ज़्यादा म्यूज़िक वगैरह का काम होता है, उसमें लगा होता है ऑडियो प्रोसेसिंग यूनिट। ऐसे ही नेटवर्क के लिए नेटवर्क प्रोसेसिंग यूनिट। ये अपने आप में प्रोसेसर होते हैं और कोई कोई तो CPU से ज़्यादा ताकतवर हो सकते हैं। अब IP एड्रेस और मैक एड्रेस क्या एक ही होता है? नहीं। IP एड्रेस इंटरनेट के कनेक्शन का एड्रेस होता है या वेबसाइट का एड्रेस होता है, जहाँ जिस कंप्यूटर में वेबसाइट है। और मैक एड्रेस होता है हर कंप्यूटर की डिवाइस में, लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, PC हो, मोबाइल फ़ोन हो, टैब हो, कुछ भी हो, उसका अपना एक आइडेंटिटी होता है, उसकी पहचान होती है, उसको मैक एड्रेस बोलते हैं। HTTP एक वेब लैंग्वेज है। कुछ लोग इसमें कंफ्यूज करते हैं, HT देख लेते हैं तो सोचते हैं लैंग्वेज है। HTTP जो है, P लिखा हुआ है लास्ट में, तो एक प्रोटोकॉल है, एक ऐसा गाइडलाइन है, एक ऐसा रूल है जिसकी वजह से इंटरनेट में जो वेब पेज हैं उनको देखा जा सकता है। और HTML एक लैंग्वेज है। शुरू के HT में दोनों का अर्थ एक ही होता है, हाइपर टेक्स्ट। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।